हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखने के बाद एक बार फिर और हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं और वो है जो विभाजन की त्रासदी थी, जो विभाजन के अनुभव थे। यानी हमने पहले देखा कि कैसे 1857 की क्रांति हुई, फिर हमने चर्चा की कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चला, और आज विभाजन के कुछ अनुभव जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से भी और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए विभाजन को समझना, उस चैप्टर पर आज डिस्कस करेंगे। एक बार में देखने का प्रयास करेंगे, समराइज वे में समझने का प्रयास करेंगे कि टोटल जो इंडिपेंडेंस के बाद जो विभाजन हुआ उसके कारण क्या रहे, उसके परिणाम क्या हुए, उसके कुछ अनुभव कैसे रहे, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से हिंदी माध्यम में कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा लेकर आया है। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाह रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की इस कमाल की टीम के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को बिल्कुल कमाल करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी इजीली कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा आपका फायदा यह है कि किसी भी एक या दो सब्जेक्ट या चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कोई पैकेज परचेस करने की जरूरत नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट है मैग्नेट ब्रेन्स का। यानी आप सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर, सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़ के हिंदी माध्यम में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 12 इतिहास का विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यानी क्या इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स था, ठीक है, क्या इसके पीछे के कुछ हमारे कह सकते हैं कि हमारी यादें हैं या हमारी स्मृतियां रही, ठीक है, और इसके पीछे के क्या एक्सपीरियंसेस रहे, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स, एक्सपीरियंस, इसके पीछे के क्या क्या रहे, ठीक है, और थॉट्स क्या क्या आए निकलकर जो आज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। मेमोरीज कह सकते हैं आप स्मृतियों को, तो उसके मेमोरीज क्या है, एक्सपीरियंस क्या रहा, पॉलिटिक्स इसके पीछे की क्या रही, ये कंप्लीट चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं। इसको समझने जा रहे हैं कि क्या कंसेप्ट था। हमने लास्ट चैप्टर में जब हमने महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा कंसेप्ट देखा था, उसमें चर्चा किया था कि कैसे धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीजें बढ़ी थी और अगस्त प्लान, बेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीजें आई और लास्ट में माउंटबेटन योजना आई और किस तरह से उसमें एक आधार देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन आज हमको बेसिकली पढ़ना है कि क्या ये विभाजन एट वंस हुआ या इसके पीछे कुछ चले आ रहे कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा, बेसिकली ये देखने की बात है। अब देखिए, हमने एक, जैसा हर चैप्टर में हम करते हैं, एक क्विक ओवरव्यू जरूर करेंगे। अगर हम शुरू से कोशिश करें समझने की, तो 1857 में हमने सबसे पहले शुरुआत की कि 1857 के आसपास से ये हो रहा था कि 1857 में सबसे पहला हम कह सकते हैं रिवॉल्ट या विद्रोह देखने के लिए मिला था। अच्छा, इस रिवॉल्ट के बाद हमने देखा इस 1857 की रिवॉल्ट में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी थी। हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, ये हमको दिखाई दी थी उस समय। इस 1857 की क्रांति के बाद फिर हमने देखा कि 1905 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इस स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है, ये क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के खिलाफ। बंगाल विभाजन के खिलाफ। अच्छा, अब इस बंगाल विभाजन के खिलाफ जो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसमें भी हमको क्या दिखाई दिया? हिंदू मुस्लिम, यानी यहां भी आपको हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी थी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता यहां भी दिखाई दी थी। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आप समझिए, यहां तक तो सारा मामला ठीक था। यानी हिंदू मुस्लिम एकता जो आपको दिखाई दे रही थी 1857 में, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में, यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब यहां से अंग्रेजों को ये लगने लगा, यहां से ब्रिटिश हुकूमत को ये लगने लगा कि इस तरह कंसेप्ट चलेगा नहीं। यानी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम एकता है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि इस तरह के आंदोलन फिर से खड़े ना हो। हमने ये भी समझा था कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और ये अंग्रेजों के ही प्रेरणा से बनी थी। ध्यान से समझिए, ये अंग्रेजों के ही प्रेरणा से मुस्लिम लीग बनाई गई थी कि मुसलमानों के प्रति अंग्रेज जो चाहे वो नीति मनवा सके
और हिंदुओं को मुसलमानों से दूर किया जा सके या मुसलमानों को हिंदुओं से दूर किया जा सके। आ रही बात समझ में? हालांकि मुस्लिम लीग पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया कभी भी। ऐसा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम लीग ने सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने में सफलता हासिल कर ली। बहुत सारे चुनाव भी 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन तक हमने देखा कि वहां पर मुसलमान हिंदू मुस्लिम लीग को उस तरह का सफलता नहीं मिल रहा था जिस तरह चाहिए था, और फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अब इस 1906 के प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 1909 में हमने चर्चा की थी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। मॉर्ले, ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार, यह देखने के लिए मिला था। और इसमें क्या किया गया था? मुसलमानों को एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई मुसलमानों के लिए। एक बार फिर मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की गई और हिंदुओं को, क्योंकि उसमें ऐसे जगहों पर भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया जहां मुसलमानों की बहुत ज्यादा संख्या भी नहीं थी। राज्य के विधानमंडलों में उनकी संख्या से ज्यादा अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो इसका असर क्या होना था? हिंदुओं में एक गतिरोध की भावना होनी थी, हिंदुओं में जाहिर सी बात है असंतोष होना था, और वो फिर इसका विरोध करते तो मुसलमानों को लगता है कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, और दोनों में एकता किनारे हो जाती। उसके बाद हमने देखा कि गांधी जी के अथक प्रयासों के बाद थोड़ी थोड़ी ये फिर दूरी कम होनी शुरू हुई। खिलाफत मूवमेंट में दोनों एक साथ आए, लेकिन उसके बाद से तब तक मुस्लिम लीग और जिन्ना इतने आक्रामक होते चले गए कि लगातार उन्होंने फिर अलग अपनी स्वायत्ता की बात की, कभी अलग क्षेत्र की बात की, कभी अलग तरह की स्वराज की अपने लिए केवल बात की। फिर बाद में दो राष्ट्रीय सिद्धांत को लेकर चले आए। फिर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने भी इस तरह की बात की, और लास्ट में कैबिनेट मिशन ने तो दो तरह के राष्ट्र की बात कर दी और ये बोला कि भाई दो तरह के राष्ट्र होंगे और ये राष्ट्र या दो तरह का संविधान होगा, कोई चाहे तो उसे माने, कोई चाहे तो अपना अलग संविधान बना ले। लेकिन अलग पाकिस्तान के भी पूरी तरह उसने मुहर नहीं लगाया और इसलिए मुस्लिम लीग ने उसको माना नहीं। और लास्ट में 3 जून 1947 को क्या आया? माउंटबेटन प्लान। माउंट, ठीक है, माउंटबेटन प्लान ये आया। और इसने क्या बोला? इसने सीधे सीधे बोला कि देयर विल बी 2 कंट्रीज, 2 देश की बात ही कर दी, 2 अलग अलग क्षेत्रों की बात कर दी। और मुसलमान बाहुल क्षेत्र के लिए अलग पाकिस्तान की बात कर दी, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान की बात कर दी। प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आपकी मर्जी, आप जिसमें चाहे शामिल हो जाएं। और यहां पर यह विभाजन का पूरा मामला सामने आया। और अभी भी कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी और उसको समझाने के लिए यह तर्क दिया माउंटबेटन ने कि देखिए, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को क्या हो गया था? 16 अगस्त, इस दिन क्या कर दिया? डायरेक्ट एक्शन डे बुला दिया। किसने? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे किसने बुलाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना ने। बोला कि अपने मांग को मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन पर आओ, और हिंसा हो गई, उससे कम्युनल वायलेंस होने लगा, पूरा देश जलने लगा, तोड़फोड़ मचने लगा। तो माउंटबेटन ने कहा भाई आपके यहां गृह युद्ध हो जाएगा, आप जिन्ना की बात मान लीजिए। कांग्रेस न चाहते हुए भी उस मांग को उसने स्वीकार किया और विभाजन हुआ। अब विभाजन का ये मोटा मोटी आपको एक चीज दिखाई देगा। अब इसमें समझना यह है एक एक करके कि भाई विभाजन के क्या प्रमुख कारण रहे, इसकी स्मृतियां क्या रही। तो बहुत सारी स्मृतियां इसमें निकल कर आती है मौखिक साक्षात्कार के माध्यम से और कई सारे सोर्सेस के माध्यम से, कि बहुत ही हृदय विदारक रहा। जी भर के लूटपाट मचाई गई, जी भर के लूटपाट के बाद रेप जैसी घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, बहुत विषद स्थिति में, बहुत विशाल स्थिति में ऐसा देखने के लिए मिला। और एक दूसरे को काटने मारने पर लोग उतारू थे, हजारों की संख्या में जलाया गया, लोगों को काटा गया, मारा गया, और बड़ी विषम स्थितियों में लोग रिफ्यूजी कैंपेस में काफी दिन तक रहे और उनकी स्थिति खराब होती चली गई। तो ये जो विभाजन का पूरा मामला है, ये मामला हमको देखना है कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, इसमें कौन कौन से स्टेज आए। इसमें चौधरी रहमत अली की बात आएगी 1940 में, जब मुस्लिम लीग ने ठीक से बात की कि हमको अब 2 राष्ट्र चाहिए, 2 राष्ट्र के सिद्धांत और लेकर आए। कैसे अंग्रेजों ने भी अचानक इसको मान लिया, पहले नकारते रहे और अचानक विभाजन पर एग्री हो गए। और फिर रेडक्लिफ के अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन बना और उसने तय किया कि कहां कहां सीमाएं होंगी भारत और पाकिस्तान की। तो ये सारी चीजें 3 भागों में डिवाइड किया माउंटबेटन प्लान ने, कि एक ग्रुप रहेगा जो हिंदू बाहुल क्षेत्रों का ग्रुप रहेगा, राज्य रहेगा, एक राज्यों का ग्रुप रहेगा जो मुसलमान बाहुल्य रहेगा, जिसमें बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला यानी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान वाली बात कर दी गई। अभी मैप से माध्यम से भी उसको समझेंगे। रजवाड़ों को छोड़ दिया गया कि वो जिसमें चाहे शामिल हो जाए।
तो इस तरह से एक तरह का बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं आप कह सकते हैं, और वो विभाजन की त्रासदी जो न चाहते हुए भी देखनी पड़ी वो देखी गई। तो आइए समझते हैं कि उसमें किस तरह से क्रमवार तरीके से आगे बढ़ा गया और क्या क्या उसके महत्वपूर्ण पहलू हुए। थोड़ा अगर परिचय की बात करें तो आपको पता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1947 में राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हुआ। खत्म क्या हुआ? इस प्लान से हुआ कि भाई अब हम आजादी स्वीकार करते हैं। इटली ने इसकी घोषणा कर दी और घोषणा के बाद फिर क्या हुआ कि यह तय हुआ माउंटबेटन प्लान से कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को आधी रात 12 बजे से ही 15 अगस्त की तिथि प्रारंभ हुई और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था। तो संविधान सभा बनी हुई थी। आपको बताया गया कि जब माउंटबेटन प्लान आया तो उसमें यह शामिल था कि एक संविधान सभा बनेगी और संविधान सभा यह तय करेगी कि देश का संविधान कैसा होगा। उसी संविधान सभा को जब तक नया संविधान लागू नहीं होता तब तक सरकार चलाने की और विधान यानी कि विधायिका का कार्य करने की यानी कि देश के लिए कानून बनाने का भी शक्ति प्राप्त थी। तो 15 अगस्त की रात को जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया कि पूरी दुनिया जब सो रही है तो इंडिया अवेक्स टू अ न्यू डॉन एंड फ्रीडम। तो बोला कि पूरा दुनिया जब इन द मिडनाइट आवर्स, जब बहुत ही फेमस भाषण है, उसको यूट्यूब पर जाकर आप जरूर सुनिए कि जवाहरलाल नेहरू का भाषण क्या था। तो उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत एक नई सुबह की तरफ जग रहा है और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब वह समय गया जब इसको पूरा करेंगे। यानी कि कितने ही वर्ष पूर्व हमने भाग्य से भेंट करने का निश्चय कर लिया था और अब वह समय आ गया है कि हम इसको पूरा करेंगे, यानी हम अपने भाग्य विधाता खुद बनेंगे, ऐसा नेहरू ने भाषण में कहा। ठीक है कि हम अपनी नियति खुद बनाना चाहते हैं, ये सपना हमने देखा था और अब हम इसको पूरा करेंगे। अपने लिए संविधान बना रहे हैं, अपने लिए हम देश बना रहे हैं, ये सब चल रहा था। और इन्होंने कहा कि आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जागकर स्वतंत्र जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। इंडिया अवेक्स टू अ न्यू डॉन, नई सुबह की तरफ हम जा रहे हैं। और 15 अगस्त 1947 को निरंतर संघर्ष और भारतीय नेताओं और राष्ट्रवादियों के असीमित त्याग से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसमें कहीं कोई शंका नहीं थी। चाहे वो गर्म दल के नेता रहे हो, चाहे वो नरम दल के नेता रहे हो, चाहे वो लेफ्ट विंग रहा हो, राइट विंग रहा हो, जो भी रहा हो, सबके बलिदान, त्याग और संघर्षों के कारण के योगदान से देश को क्या मिली? आजादी मिली। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रही बात। लेकिन ये जो प्रसन्नता थी, ये जो इंडिपेंडेंस की खुशी थी, इससे क्या हो गया? विभाजन से उत्पन्न हुई सांप्रदायिक हिंसा और बर्बरता ने धूमिल कर दिया। यहां से शुरू होती है कहानी कि एक तरफ तो आजादी मिल रही थी, इस बात की खुशी हो रही थी, लेकिन जो पार्टीशन से एक तरह से कह सकते हैं कि जो इससे तकलीफ हो रही थी, जो सांप्रदायिक हिंसे हो रहे थे, कम्युनल टेंशंस बढ़ रहा था, जो बर्बरता हो रही थी, इससे ये सारी चीजें फीकी पड़ रही थी। और बर्बरता कैसे हो रही थी मैंने आपको भी बताया, लूट पाट, हत्या, बलात्कार, इस तरह के बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति में शामिल होने वाली चीजें हो रही थी। और जो स्वतंत्रता आंदोलन बार बार प्रयास किया जा रहा था पिछले 20-30 साल से कि अहिंसक होकर आगे बढ़े, वो स्वतंत्रता मिलने के बाद अब पूरे देश में हिंसा फैल रही थी। ये सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह का न हो जाने वाला या न कल्पना करने वाली स्थिति पैदा हो रही थी। इस विभाजन के फलस्वरूप अनेक आकस्मिक परिवर्तन दृष्टिगत हुए। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सांप्रदायिक हिंसा से लाखों लोग मौत का शिकार हो गए। अनगिनत लोगों की जिंदगियां पलक झपकते ही बदल गईं। लाखों लोगों के घर उजड़ गए और शरणार्थी बन गए। अपने ही देश में, चाहे वो जहां भी रहे हो, जैसे पाकिस्तान के लोग अगर इधर आए हो तो वहीं अपने ही देश, उनको लग रहा था कि सारा देश एक ही है, तो कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, वो क्या हो गए? एक रिफ्यूजी की तरह जीने लगे। एक ही गांव में एक साथ रहने वाले दो धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को बेरहमी से काटा, कत्ल किया, मारा। हालांकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत संख्या में हिंदू और मुसलमान थे जो इस दंगे या इस विभाजन से संतुष्ट नहीं थे या उनकी कामना मनसा नहीं थी, एक दूसरे की मदद करते हुए पाए गए। मगर राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और धार्मिक कह सकते हैं कि प्रतिबद्धताओं और उनके साथ जुड़े रहने के कारण नेताओं के, जैसे जिन्ना कह देते थे डायरेक्ट एक्शन दे, तो हिंसक होकर भीड़ मारना ही शुरू कर देती थी। तो इस तरह की जो नीतियां थी, इस तरह का हम ये भी देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे कि एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो जो मुस्लिम लीग का पूरा सोचने कार्य करने का तरीका था वो एक दिशा में लेके जा रहे थे हमेशा, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे और दो राष्ट्र के अलावा हम मानने को तैयार नहीं होंगे। इधर जो हिंदू राष्ट्रवाद है वो भी तेजी से पनप रहा था। 1915 में हिंदू महासभा, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 1940 आते आते 1 लाख से अधिक समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हो गए आरएसएस के। तो ये एक जो टसल या कह सकते हैं एक इन दोनों का शीत युद्ध जो दिखाई पड़ रहा था वो कभी कभी रियल युद्ध में भी परिवर्तित हो रहा था, इनके विचारधाराओं से ताल्लुक रखने वाले लोग। तो इस तरह की चीजें भी साथ में चल रही थी।
दोनों तरफ से खींचतान, और ये खींचतान लगातार सांप्रदायिक जो उन्माद है उसको बढ़ा रही थी, उसको फैला रही थी, उसको और आग में घी डालने का काम कर रही थी, और समय समय पर ये उन्माद देखा भी जा रहा था। तो इस तरह की गतिविधियां आ रही थी और इस तरह लोगों की स्थिति पलट रही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भूमिका बन रही थी। ऐसे लोगों को अपनी रेसा रेसा जिंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी। इतने भयानक जनसंहार, हिंसा और विस्थापन, यानी जिसको कहते हैं माइग्रेशन, बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना का कोई उदाहरण इससे पहले इतिहास में नहीं था। इस अध्याय में हम 1947 में, यानी जो हम इस लेक्चर को करने जा रहे हैं, उसमें जो विभाजन हुआ था उसके बारे में थोड़ी जानकारी देखेंगे। विभाजन क्यों हुआ, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 1946 से 50 तक की अवधि में और इसके बाद की अवधि में जनसाधारण को कैसे कैसे दर्दनाक अनुभवों को झेलना पड़ा, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरह। क्योंकि देखो, ये हमारा जो चैप्टर है ना, इसका नाम है कि विभाजन को समझना। थोड़ा समझिए कि आप इस चीज को महसूस करिए कि जो पार्टीशन हुआ वो किन शर्तों पर हुआ, किन कारणों से हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। यह महत्वपूर्ण बात है जो इस चैप्टर में आपको समझना है, जो इस पूरे कंसेप्ट में समझना है वन शॉट में। अब कुछ अनुभव की अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि दर्दनाक अनुभव थे। ठीक, क्या क्या चीजें इसमें लिखी जा सकती हैं? एक तो दर्दनाक अनुभव, ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं कि हिंसा, ठीक है, इसमें आप सब लिख सकते हैं हत्या, ठीक है, लूट, बलात्कार, ठीक है, ये सारी चीजें इस हिंसा में देखने के लिए मिली। सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्यों का हनन, ठीक है। जाहिर सी बात है ना, समाज में एक साथ रहने का और संस्कृति के हिसाब से चलने का जो मूल्य स्थापित है समाज का, वो बिल्कुल टूटकर बिखर गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सांप्रदायिक हिंसा, ठीक है, ये सारी चीजें मुख्य रूप से विभाजन रहा, ठीक है। ये जो हमने इस चैप्टर में देखा कि सबसे ज्यादा क्या हुआ, इसमें विस्थापन देखने के लिए था, माइग्रेशन देखने के लिए मिल रहा था, यानी बड़ी संख्या में विस्थापन, ठीक है, बड़ी संख्या में विस्थापन। तो ये ऐसे कुछ अनुभव थे जो उस समय दिखाई पड़ रहे थे, यानी विभाजन के समय ये कुछ ऐसे अनुभव थे जो स्पष्ट रूप से दिखाई दिए और जिसकी कह सकते हैं कि जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा और आज भी कुछ कुछ देखने के लिए मिलता है। आज भी लोग कई रिफ्यूजी कैंपेज में उस समय के लोग आज आपको दिखाई दे देंगे जिनको भी पूर्ण नागरिकता इसे उस देश में नहीं मिली। कई लोग ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे जो उस समय के परेशानी से आज भी दुखी हैं, परेशान हैं, या अपने जगह को छोड़ने का जो दर्द है, जो उस समय के हिंसा में खोए गए चीजें हैं, उनकी यादें और उनकी विरासत लेकर चल रहे हैं। तो ये सारे अनुभव हैं जो बहुत ही दुखद थे, जो बहुत ही कह सकते हैं कि दर्दनाक थे, जिनकी बात चर्चा हम इस चैप्टर में आगे भी करेंगे और देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, आते हैं कि विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ इसके कारण क्या थे और इसके मूल में क्या था। तो विद्वानों का अलग अलग मत है, देखिए कि क्यों हुआ, उसमें दो तीन अलग अलग मत है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम लीग और जिन्ना की जो नीतियां थी वो इसके लिए कारगर है। देखिए, तीन इसमें मत चलते हैं प्रमुख रूप से, ठीक है, तीन इसमें प्रमुख रूप से मत चलते हैं। एक, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीति। कुछ लोग मानते हैं कि जो कांग्रेस की नीति थी, जो कांग्रेस को इस मामले में हैंडल करना था, इस मामले में जो उनका स्टैंड था, या कुछ छोटी छोटी नीतियों में कुछ कमियां और गड़बड़ियां रही, गलतियां रही, जिसके कारण ये विभाजन देखना पड़ा। उसका भी एक अपना एक आधार है इस तथ्य का भी कि कांग्रेस ऐसे कहां मिस्टेक या चूक हुए जिनको हम कह सकते हैं कि ये विभाजन का कारण बने। कांग्रेस इसके बचाव में ये कहती है कि ये कारण अपरिहार्य थे, ये ऐसे कारण थे, ऐसा समय था जब ऐसा करना कांग्रेस के लिए अपरिहार्य हो गया। कैसे हो गया देखेंगे। दूसरा जो था इसमें बेसिकली था मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की नीतियां। ये तो डायरेक्ट था, इसमें कोई शक ही नहीं था, ठीक है। तीसरा, अंग्रेजों की नीतियां या ब्रिटिश हुकूमत की नीति।
ये 3 प्रमुख ऐसी नीतियां मानी जाती हैं जिस नीति को यह कह के चला जाता है कि भाई ये ऐसे प्रमुख कारण थे जिसने विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब इन तीनों की क्या क्या अलग अलग नीतियां थी इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो प्रमुख 3 नीतियां हैं ये विभाजन का कारण बताई जाती हैं प्रमुख रूप से, बाकी और कारण तो है जिसको भी हम देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने सामान्यतः इसके लिए अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को उत्तरदायी माना है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है कि जो अंग्रेजों की नीति थी, जो क्या थी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो अंग्रेजों की जो अपनी नीति थी डिवाइड एंड रूल, ये मानती है कांग्रेस की प्रमुख कारण थी विभाजन का, जबकि यूरोपीय लेखकों ने विभाजन का कारण भारतीयों में एकता का अभाव और हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक वैमनस्य को बताया है। ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं, एक कारण इसमें और लिख सकते हैं कि क्योंकि देखिए ये एक चीज ध्यान रखिए कि कौन कह रहा है, हिंदुओं की और मुसलमानों की एकता का कारण नहीं था, ये यूरोपीय लेखक कह रहे हैं, वो अपना तर्क दे रहे हैं, अपने आप को कभी गलत नहीं मानेंगे, है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो हिंदू थे और मुसलमान थे, हिंदू मुसलमान में एकता का अभाव। देखिए कुछ हद तक ये तर्क ठीक भी मालूम पड़ता है, इसलिए ठीक मालूम पड़ता है कि अगर ये एकता अंदर तक होती, अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं कि विश्वास की भावना होती, तो किसी भी नेता या दल के कहने पर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं करता, या कोई हिंदू मुसलमान के प्रति नहीं पीछे जाता, या मुसलमान हिंदू को पीछे नहीं पड़ता। इस बात को हम नहीं कह सकते, हम ठोस आधार पर ये नहीं कह सकते कि नहीं यूरोपीय बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में बहुत एकता थी लेकिन अंग्रेजों के भड़काने में वो आ गए। भाई कैसे आप भड़कने में, अगर आपके एक दूसरे पर विश्वास है तो आप कैसे भड़काने में आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांप्रदायिक हिंसों में और एक दूसरे को मारने काटने में बहुत हद तक नेता नेतृत्व का प्रभाव होता है, दलों का या संगठनों का प्रभाव होता है, लेकिन जहां विश्वास भारी रूप से बना हुआ हो वहां ये जल्दी काम नहीं करना चाहिए, और इतने बड़े स्तर पर तो कहीं ना कहीं दूरी तो थी ही। ठीक है, तो एक तो कांग्रेस ये कहती है कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति कारण थी। यूरोपीय लेखक कहते हैं कि भारत और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता यानी कि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं था। कुछ लेखकों ने हिंदुओं की अलगाववादी नीति को विभाजन का कारण माना है, तो कुछ लेखकों ने विभाजन के लिए जिन्ना को उत्तरदायी माना है। यह भी एक तर्क चलता है, वो ये चलता है कि भाई हिंदुओं में भी कुछ ऐसे उग्र संगठन हो गए, और खास करके आरोप हिंदू महासभा और आरएसएस उस समय जो काम कर रही थी, जिन्होंने 1 लाख लोगों से अधिक अपना एक तरह से मेंबर बना लिया था, और वो बार बार हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करती थी। वो तो जब ये सारे प्रस्ताव चल रहे थे और बार बार हिंदू महासभा और के तरफ से सावरकर, मालवीय, ये लोग शामिल भी हो रहे थे, कैबिनेट मिशन जब आया, और यहां तक कि गोलमेज सम्मेलन में भी लोग शामिल हो रहे थे, और उस समय स्पष्ट रूप से ये कह रहे थे कि केवल हिंदुओं का देश है यहाँ और किसी का देश नहीं। उन्होंने स्टैंड ले लिया था कि केवल हिंदुओं का देश है और किसी का देश नहीं माना जाएगा। तो कुछ लेखक कहते हैं कि हिंदुओं में ऐसे जो लोग थे और जो मुसलमानों में जिन्ना जैसे लोग थे, इनकी अपनी भूमिका है ना। तो ये भूमिका भी आ रही थी कि एक तरफ सेंटर में बैलेंसिंग मोड में कांग्रेस थी, तो एक तरफ जिन्ना एकदम अग्रेसिव हो रहे थे, एक तरफ हिंदू अलगाववादी या हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराओं को रखने वाले लोग बहुत एग्रेसिव हो रहे थे। तो ये भी एक कारण बन गया कि हाँ विभाजन होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। ये भी एक तर्क दिया जाता है। आप देखिए आप आंसर राइटिंग जब करेंगे तो आप हर तर्कों को लेकर चलेंगे। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि पढ़ते समय एकेडमिक तरीके से आपकी भी कभी भी कोई एक राय मत बनाइए, आप सभी रायों को न्यूट्रल होकर देखिए और कारणों में स्पष्ट रूप से उनको शामिल करिए। ठीक है, हम कोशिश यही करेंगे। तो हम जो कुछ करेंगे उन समय के चल रहे कारणों की बात में करेंगे, किसी भी एक पक्ष को लेकर नहीं चल रहे हैं। भारत विभाजन के लिए अनेक परिस्थितियां और कारणों ने मिलकर अपना योगदान दिया, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, तो कई सारे कारण देखे गए, तो आइए कुछ कारणों पर विचार करते हैं कि वो कारण क्या थे। तो सबसे पहला, सांप्रदायिकता का विकास। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ठीक है कम्युनलिज्म। ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म है। ठीक है, सांप्रदायिकता। अब देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं और मुसलमानों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक बात है कि संयुक्त रूप से किया था विद्रोह, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसमें मुसलमान जो हेड था बहादुर शाह जफर वो लीड कर रहा था, और हिंदू सिपाही भी थे, तो दोनों एक दूसरे के साथ आने के लिए कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ रहे थे। इस विद्रोह में प्रदर्शित हिंदू मुस्लिम एकता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही तो अंग्रेज अधिक दिनों तक भारत में नहीं टिक पाएंगे, और तब से ही अंग्रेजों ने यह टारगेट कर लिया कि किसी तरह हमें इन दोनों को बांट के चलना है।
किसी तरह हमें इन दोनों में के अंदर फूट डालना है और फूट डाल के फिर आगे की कार्रवाई करनी है। और उसमें मैंने फिर आप लोगों को बताया कि कैसे 1909 में 1909 में कैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात मुसलमानों के लिए कर दी गई। बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड उस समय थी नहीं, यहां तक कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन उस समय यह दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि दरार पैदा करनी थी। ठीक है, अब देखिए, अतः 1857 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण प्रारंभ किया। हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी बढ़ाने के लिए प्रशासकीय सुधार के नाम पर सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन किया। यहां और एक काम कर दिया, 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया उसमें स्पष्ट रूप से करना यह था कि एक तरफ हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, एक तरफ मुसलमान माइनॉरिटी में आ गए। स्पष्ट उनका टारगेट यही था। बोला कि भाई ये प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम राज्य का विभाजन करेंगे। और विभाजन के नाम पे क्या किया? एक तरफ हिंदुओं का मेजॉरिटी कर दिया, एक तरफ मुसलमानों की मेजॉरिटी कर दिया। और इसके कारण उनका टारगेट ये रहता था कि जहां जो मेजॉरिटी में रहेगा वो माइनॉरिटी वाले को दबाएगा, उनके खिलाफ काम करेगा और दोनों में फूट की भावना होगी और वैमनस्यता बनेगी। और इसलिए 1906 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के प्रोत्साहन से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ध्यान दीजिए, पहले क्या हो रहा है? बंगाल का विभाजन हो रहा है, हिंदू मुसलमान को लेकर बात चल रही है, और इस बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी मूवमेंट चला वो और मजेदार बना। और ये मजेदार इस टर्म में था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत भारी मिसाल देखी गई उसमें हिंदुओं ने एक दूसरे को, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी, एक दूसरे को गले लगाया, एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़े, एक साथ गीत की रचना हुई, और जो जो प्रयास हिंदू मुसलमानों को बांटने किए गए थे सब पर पानी फिर गया। तो फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनवाई। और मुस्लिम लीग इसलिए बनवाई थी कि मुसलमानों की केवल बात करता रहेगा तो मुसलमान इससे जुड़ते चले जाएंगे। ये सारी चीजें फूट डालो वाले काम में चलती रही अंग्रेजों की। हिंदू और मुसलमानों के मध्य हमेशा के लिए दरार पैदा करने के उद्देश्य से 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा क्या किया गया? हिंदू मुसलमानों में एक बार फिर फूट डालने की कोशिश की गई। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में बेसिकली था क्या? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मेन रूप से जो आया वो आया कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई, मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र, और जहां से केवल मुसलमान चुन के आए ऐसी स्थिति बनाई गई। जाहिर सी बात है हिंदुओं को इससे आपत्ति होगी। और इसके परिणाम सामने आने लगे। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया। देखिए, जब पूरा देश एक साथ मिलकर बंगाल विभाजन का विरोध कर रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय मुस्लिम लीग ने इसका सपोर्ट किया। देखिए, ध्यान से समझिए, इस सपोर्ट का मायने क्या होगा? इस सपोर्ट का मायने ये होगा कि जो मुसलमान को ये लगेगा कि ये मुस्लिम लीग हम मुसलमानों की पार्टी है, वो क्या करेंगे? सपोर्ट में आ जाएंगे मुस्लिम लीग के, और हिंदू मुस्लिम एक दरार बनेगा। और मुसलमान और जो पूरे भारत का विरोध झेलना पड़ रहा है अंग्रेजी शासन को बंगाल विभाजन के खिलाफ, उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात देखा जा रहा था। ठीक है, हालांकि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कराई, किंतु मुस्लिम लीग को सारे मुसलमानों का समर्थन प्राप्त नहीं था। खास करके जब तक जिन्ना एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए मुस्लिम लीग को लेकर, तब तक तो नहीं था। हालांकि मैंने फिर बताया कि जिन्ना भी लास्ट में सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कोशिश अंग्रेजों की थी कि मुसलमान इस तरफ हो जाए। यहां तक कि जिन्ना भी प्रारंभ में मुस्लिम लीग के घोर विरोधी थे, उन्होंने 1909 के अधिनियम द्वारा जो मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था उसका भी विरोध किया था। जिन्ना भी पहले इसके सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे लीग की नीतियों में परिवर्तन आने लगा और 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य साम्राज्य के अंदर स्वराज्य प्राप्त करना, ध्यान से समझिए, और अन्य संप्रदायों के साथ सहयोग करना है। यहीं से अलग बोलना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग ने कि हम ये जो सरकार रहेगी ब्रिटिश के, इसी के अंदर स्वराज प्राप्त करके रहेंगे और सभी धर्मों के साथ सामंजस्य बना के रहेंगे, और इस तरह की बात करना शुरू कर दिया। एक अलग टोन अपना बनाना मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया। और जो उद्देश्य लेकर मुस्लिम लीग आई थी, जो अंग्रेज चाह रहे थे, उसमें कमोबेश वो आगे बढ़ रहे थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने और तुर्की के सुल्तान के अंग्रेजों के विरुद्ध होने के कारण परिवर्तित अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भी मुस्लिम लीग को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। अब यहां से थोड़ा चेंज हुआ। अब देखिए हुआ क्या। शुरू में मुस्लिम लीग पूरी तरह भाषा बोल रही थी अंग्रेजों की। उन्होंने बंगाल विभाजन का सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के सपोर्ट में आए और अंग्रेजों को अलग करने का, मुसलमानों को अलग करने का प्रयास करें। तभी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जो थे वो तुर्की के खिलाफ थे, और तुर्की में जो खलीफा, जो मेन सुल्तान हुआ करता था मुसलमानों को, मुसलमानों के लिए बड़ा सम्मानजनक पोस्ट था। तो मुसलमानों को यह लगा कि ब्रिटिश जब तुर्की को हराएगा तो उस मुसलमान के राजा को, या हम लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है खलीफा का, उसके खिलाफ ये गलत कार्रवाई करेगा, उसको नीचा दिखाएगा, उसको हटाएगा।
अब यहां से मुसलमान थोड़ा अंग्रेजों के खिलाफ होना शुरू हुए। उनको लगे कि नहीं नहीं नहीं, हम हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जो ये अंग्रेज है ये भी हमारे लिए खतरनाक है। हालांकि अंग्रेजों ने इसको सॉल्व करने के लिए वादे किए कि हम युद्ध के बाद जो है ठीक से तुर्की के साथ संबंध बनाएंगे, उन राजा को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि उसने जब ऐसा नहीं किया तो बाद में खिलाफत मूवमेंट भी चला और फिर हिंदू मुसलमान एक साथ आए। इसी समय जिन्ना ने भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को निकट लाने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया, जो लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। लखनऊ का 1916 का जो अधिवेशन था बड़ा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का। इसमें मुस्लिम लीग, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का सपोर्ट कर रही थी। 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था जिसमें अलग प्रतिनिधित्व मुसलमानों को देने की बात थी, उसका सपोर्ट कर रही थी, तो कांग्रेस से एकदम अलग थी वो। 1916 में दोनों में एक सामंजस्य लाने का प्रयास किया गया। और यहां कांग्रेस ने गलती की, जो कारण बताया जा रहा था कि कांग्रेस की नीतियां भी विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं, उसकी पहली गलती कांग्रेस से यहां हुई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को साथ मिलाने के लिए इस बात के लिए एग्री कर लिया कि ठीक है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल जाना चाहिए। यह ब्लंडर था, क्योंकि यहां से फिर उनकी मंसूबे बढ़ते चले गए, यहां से फिर वो अपने बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते चले गए। यहां कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और अभी गांधी का प्रादुर्भाव हुआ नहीं था, अभी गांधी आए नहीं थे यहां पॉलिटिक्स में। अच्छा, यहां 1916 में एक और दो तरीके का 1916 में काम हुआ। क्या हुआ? जो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन था, 1916 कांग्रेस अधिवेशन, इसमें क्या हुआ? इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौता। अच्छा, इसमें दो चीजें हुई। एक तो लखनऊ समझौता हुआ, अब इसमें दो चीजें हुई। एक, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट, एक तो ये दोनों का आपस में समझौता हो गया। दूसरा, कांग्रेस के अंदर जो नरम दल था, नरम दल गरम दल के बीच समझौता। ठीक, अब ये जो कांग्रेस में नरम दल गरम दल के बीच में समझौता हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक की वापसी हुई, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली थी। और जो कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्ना ने। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और यहां पर यह माना जाता है कि कांग्रेस से गलती हुई। कांग्रेस, और ये जो समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, इसमें कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम मुसलमानों को जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की, यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाले को मान लेते हैं। और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम कांग्रेस के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में देखने के लिए मिला था। ठीक है, इसको लखनऊ पैक्ट के बारे नाम से जानते हैं। इस समझौते के द्वारा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इससे पहले बिल्कुल भी कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही थी। और यहां अगर गांधी होते तो यह कभी नहीं हुआ होता, क्योंकि जैसे ही दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात आई थी, गांधी इसकी दूरदृष्टि समझ गए थे कि यह फूट डालने की साजिश है, और आमरण अनशन कर लिया और बाद में अंबेडकर को मना लिया, होने नहीं दिया। पर यहां कोई गांधी था नहीं अभी, तो यहां तो औपचारिक रूप से फॉर्मली इन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है कि ठीक है, हो जाएगा। और गांधी एंट्री मारते हैं इसी के बाद। 1916 में वो देख रहे थे किनारे से क्या हो रहा है, 1920 में हमने देखा कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने की योजना को स्वीकार किया। तो अगर इसमें समझौते की बात किया गया तो मुस्लिम लीग स्वीकार कर लेगा, हम आपके साथ काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस और लीग, अगर आप ध्यान से देखें, यह एकता अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाई। खिलाफत आंदोलन के समाप्त होते ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पूरा मतभेद हो गए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ चल रही थी। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने तुर्की के राजा के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, सुल्तान के साथ, तो खिलाफत मूवमेंट चला। उस खिलाफत मूवमेंट में फिर दोनों साथ आए, लेकिन खिलाफत मूवमेंट खत्म होते ही फिर ये एकता बट गई। 1920 और 1930 ईस्वी के दशक में घटित होने वाली अनेक घटनाओं के फलस्वरूप हिंदू मुसलमानों के संबंध में तनाव उत्पन्न होने लगा। कई सारी ऐसी घटनाएं आई, हमने चर्चा भी की थी गांधी वाले चैप्टर में, और देखा कि दोनों में किस तरह से दूरी बन रही है। ये चीजें हम समझ इसलिए रहे हैं कि कैसे भूमिका तैयार हो रही थी दोनों का धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का। गोरक्षा आंदोलन और आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन जैसे विषयों में आक्रोश उत्पन्न होने लगा, और हिंदू महासभा की गतिविधियों ने भी उत्तेजित किया। ठीक है, दूसरी तरफ हिंदुओं को तबलीग
और तंजीम जैसे संगठनों ने अपनी गतिविधियों से उत्तेजित किया। तो हिंदू और मुसलमानों दोनों की तरफ कुछ कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी इस बीच में, जिससे दोनों एक दूसरे के खिलाफ भड़क रहे थे। जैसे मुसलमान अपने प्रचार के नाम पर अभी भी तबलीगी जमात होती है जहां मिलजुल कर वो प्रचार करते हैं, और तंजीम ऐसा संगठन बनाते हैं जो केवल इस्लाम के लिए होता है और इस्लाम के प्रचार में तंजीम और तबलीगी दोनों काम करते हैं। तो ये ऐसे गतिविधियां कर रहे थे कि हिंदू आक्रोशित हो रहे थे कि आप ऐसा कर रहे हैं, और हिंदुओं की तरफ से गौ रक्षा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, इस तरह की चीजें चल रही थी। हिंदू महासभा के जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें मुसलमान आक्रोशित हो रहे थे। तो दोनों के बीच में ये आक्रोश की भावना चल रही थी। और मैंने आपको बताया भी कि कैसे 1940 में एक तरफ जिन्ना ये मांग कर रहे थे कि हम इस्लाम के नाम पर हमको एक देश चाहिए, तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा ये करती कि केवल हिंदुओं का राष्ट्र है और हिंदू ही रहेंगे। तो ये भड़काऊ ये चीजें जो है वो एक साथ चल रही थी। तो ये हमने देखा कि कैसे फूट डालो और राज करो की स्थिति पैदा हो रही थी। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की नीतियों की बात करें तो क्या कांग्रेस की नीतियों में क्या कमी रही जिसका कारण बनी, तो भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस की कुछ नीतियां भी उत्तरदायी थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लोग के प्रति तुष्टीकरण की नीति को अपनाया और उसकी गलत मांगों को भी स्वीकार कर लिया, जिसके सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती चली गई। अभी मैंने बताया था कि कांग्रेस ने सोचा कि मुसलमानों को किसी तरह अपने तरफ लाना है, इस आंदोलन से जोड़ना है, तो चलो जो जो मुस्लिम लीग कह रहा है मान लो। जब मुस्लिम लीग जो जो कहेगा अगर हम उसको मानते चले जाएंगे तो मुसलमान भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और ये एक बना रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए 1916 में जब मुस्लिम लीग ने कहा कि अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए, इस मांग को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। तो कांग्रेस की ये नीतियां जिम्मेदार रही कि विभाजन का एक स्वरूप बनता चला गया। इसके अलावा देखो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ। तो भारत सरकार 1900 अधिनियम जब 1935 पास हुआ तो उसमें राज्य के विधानमंडलों को कुछ पावर दिया गया, कुछ सुधार किए गए और चुनाव कराया गया। अब यहां दो स्थिति चल रही थी। एक तो पहले यह हो रहा था कि भाई 1935 के इलेक्शन में भाग लिया जाए कि ना लिया जाए। कांग्रेस में ये एक धड़ा था जो कह रहा था कि भाग मत लीजिए, कांग्रेस में एक धड़ा था जो कह रहा था कि नहीं हमको भाग लेना चाहिए, ऑफिस में बैठना चाहिए, हम इससे कुछ सुधार कर सकेंगे। खैर चुनाव हुए, कांग्रेस ने भाग लिया। अब 1935 के चुनाव में कुछ अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए आरक्षित थे, फिर भी जिन्ना की पार्टी उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब जिन्ना को लग रहा था कि हम तो यहां पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो यूनाइटेड प्रोविंस है जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उसने कहा कि कांग्रेस हमारे साथ मिलकर सरकार बना ले। कांग्रेस ने वो भी नहीं माना। अब जब नहीं माना तो एकदम से जिन्ना को लगा कि हमारे यहां तो कुछ आएगा ही नहीं। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब तो भारत में जो है मुसलमान कभी हिंदुओं के आगे टिक ही नहीं पाएंगे, कभी उनको सत्ता ही नहीं मिलेगी। भड़काने लगे कि भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा, मुसलमानों तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। तो कांग्रेस जो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को अकोमोडेट कर सकती थी सरकार बनाकर, शायद, हालांकि देखिए अब अलग अलग समय की अलग अलग मजबूरियां और स्थितियां होती हैं। कांग्रेस को लगा कि भाई मुस्लिम लीग के साथ हम सरकार कैसे बनाएंगे। वहां 1916 में यह लग रहा था, कांग्रेस अपने बचाव में जो कहती है कि भाई उस समय मुस्लिम मुसलमान को एक करना जरूरी था, इसलिए हमको ये मांगनी पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं वो नीतियां घाव होती चली गई, घाव बनाती चली गई। और जब कांग्रेस ने 7 प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा, मद्रास, बंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत पर अपनी सरकारें बनाई। इसमें से जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्या है, जो अभी आप पाकिस्तान वाले इलाका देखते हैं उधर की तरफ, वहां भी उसको सीटें नहीं मिली। और उसके अलावा सिंध की 33 सीटों में से केवल 3 सीटें मिल सकी। मुस्लिम लीग चुनाव परिणामों से हताशा की स्थिति में थी और वह अपना राजनीतिक आधार मजबूत बनाए रखने के लिए उत्सुक थी। वो चाहती थी कि किसी तरह हमारा पॉलिटिकल जो जगह है वो बनी रहे, और इसलिए वो चाहती थी कि एक राज्य में वो कांग्रेस के साथ सरकार बना ले, पर कांग्रेस ने उसके भी नहीं। अब जो संयुक्त प्रांत है अर्थात वर्तमान का उत्तर प्रदेश, उसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, अतः कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। तो विद्वानों का यह मानना है कि इससे लीग के सदस्यों में यह धारणा बन गई कि यदि भारत अविभाजित रहा तो मुस्लिम लीग को कभी सरकार में आने का, कभी नया सरकार बनाने का, कभी अपना शासन चलाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। और कांग्रेस के लिए भाई ये था कि भाई हमारी जब पूर्ण बहुमत है तो हम इनको सरकार में क्यों शामिल करें। लेकिन कांग्रेस की इस नीति से यह बात स्पष्ट हो रही थी कि कहीं ना कहीं अब हिंदू मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं बच रही थी। यहां अगर मुस्लिम लीग की उसने बात मान ली होती तो शायद मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र वाली भावना को कुछ देर के लिए दबा देता या छोड़ देता, हो सकता है न भी होता। तो कांग्रेस की नीतियां इस तरह से कारण बनती हैं। एक ये तर्क दिया जाता है, अलग अलग तर्क आप देखिए। इसी समय से मुस्लिम लीग ने सामाजिक समर्थन प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया और परिणामतः अगले 10 सालों में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यह भी बात जानना है कि 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों में बड़े नेता जो थे वो धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज्यादा जोर देने लगे थे, लेकिन कांग्रेस के सभी नेता या मंत्री इन विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं थे। यह भी एक बात थी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको लगता था कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्म को लेकर चलने वाली बात है, इसमें बहुत दम नहीं है।
तो कुछ लोग कांग्रेस के अंदर से भी हिंदू विचारधारा और हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, तो यहां भी मुस्लिम लीग के साथ अकोमोडेशन करना संभव नहीं था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मौलाना आजाद, देखिए मौलाना आजाद ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए कि मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेताओं को रोका जा रहा है तो उनको हिंदू महासभा में भी नहीं जाना देना चाहिए। तो फिर कांग्रेस ने रोक लगाई। कांग्रेस कमेटी ने 1938 में घोषणा की कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं बन सकते। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह काल था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत निरंतर बढ़ रही थी। अब देखिए, हर राष्ट्रीय दल को, हर दल को, हर नेता को अपना राजनीतिक करियर भी तलाशना है। आज भी आप देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो कैसे लोग मंदिरों में या मस्जिदों में जाना शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है, ये सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ने का प्रयास होता है। अब हिंदू महासभा उस समय हिंदू राष्ट्रवाद का एक परिचायक बन चुकी थी। आरएसएस जो 1925 के बाद आई वो भी हिंदू इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ रही थी। तो कोई जो हिंदूवादी नेता कांग्रेस में भी था वो उसमें कभी शामिल हो रहा था, उसका सदस्य बन रहा था। कोई कांग्रेस के अंदर मुसलमान नेता था, वो मुस्लिम लीग को थोड़ा करीब अपने जा रहा था ताकि मुसलमानों का वोट उसको मिलता रहे। तो मौलाना आजाद ने कहा कि भाई अगर किसी कांग्रेसी नेता को मुस्लिम लीग में जाने की अनुमति नहीं है तो हिंदू नेता को हिंदू महासभा में भी नहीं जाना चाहिए, और उस पर रोक भी लगाई गई, कोशिश की गई। ये सारी चीजें देखिए कितना टसल चल रहा है हिंदू मुसलमान वाले मामले को लेकर। 1930 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत यानी यूपी, पंजाब के देश के अनेक भागों में फैल गया। 1940 आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास 1 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता थे, मैंने अभी आपको बताया, जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति पूर्णतः समर्पित थे और उनका मानना था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। बस चल रहा था ये कंडीशन, आप समझिए इस चीज को, उस समय की चीजों को विजुअलाइज करिए। कांग्रेस के अंदर भी थोड़ा खींचतान है कि हिंदू की तरफ जाए कि मुसलमान की तरफ जाना है, लेकिन ओवरऑल वो बैलेंस न्यूट्रल बने हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष बने हुए हैं। हिंदू महासभा आरएसएस केवल हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रही है। मुस्लिम लीग पूरे जोर शोर से मुसलमानों की प्रतिनिधि, मुसलमानों की सरकार, मुसलमानों के लिए देश या बंटवारा, इसकी बात करनी शुरू करती है। तो विभाजन का मुद्दा तो बन ही रहा था सामने, विभाजन की चीजें तो दिखाई दे ही रही थी। अब अगला कारण देखते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव। तो एक हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति इसका कारण बन रही थी। दूसरा कांग्रेस की नीति हमने देखी, ठीक। और तीसरा, अच्छा इसका एक शॉर्ट नोट भी आप बना के चल सकते हैं, अगर कारणों में 2-3 पॉइंट्स आप बना के, जैसा हर हम चैप्टर में करते हैं, तो विभाजन के कारणों में कुछ पॉइंट्स देखें। विभाजन के कारण, ठीक है। अब इसमें अगर हम अंग्रेजों की नीति की बात करें, अंग्रेजों की नीति की अगर बात करें तो इसमें 1-2 पॉइंट हम लिख सकते हैं। पहला, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाना। एक तो इन्होंने ये सोची समझी ताकत साजिश के तहत किया था, स्थापना करवाना। दूसरा, इसमें हम क्या पॉइंट लेके चल सकते हैं, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, एक तो ये हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की नीति की बात करें, कांग्रेस की अगर नीति की बात करें तो इसमें हम एक आध पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 1916 में मुस्लिम लीग से समझौता। अब देखिए, मुस्लिम लीग से समझौता करना समस्या नहीं था, समस्या था जिन शर्तों पर समझौता हुआ, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लेना। आप यहां एक इसमें सब हेडिंग में ये भी पॉइंट दे सकते हैं, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार करना, ये कांग्रेस की समस्या बनी। दूसरा इसमें क्या पॉइंट बना, 1937 में चुनाव के बाद
संयुक्त प्रांत में, यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको कहते थे, संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार ना बनाना। देखिए, आपको अलग से नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, विभाजन के कारण में अंग्रेजों की नीति की बात करें तो दो प्रमुख नीति, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाना, कब, 1906 में, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात की गई। कांग्रेस की नीति की अगर बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, 1916 में मुस्लिम लीग से समझौता करना जिसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, और 1937 में चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार न बनाना। ये दो नीतियां जो कांग्रेस की थी, ये विभाजन के कारण में एक प्रमुख भूमिका निभा रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मुस्लिम लीग की नीति देखते हैं। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब रखा गया, 1940 में। चौधरी रहमत अली वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार कहा कि पाकिस्तान नाम का शब्द होना चाहिए, पाकिस्तान नाम का देश होना चाहिए। तो 1937 में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग को सरकार में लेने से इंकार कर दिया, तो इसे कांग्रेस और लीग की दूरी बढ़ती गई, और जिन्ना ने मुस्लिम लीग को सशक्त और संगठित करने का प्रयास काफी तेज कर दिया। इसने विभिन्न मुस्लिम दलों और संगठनों को मुस्लिम लीग में मिलाने का प्रयास किया ताकि मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों की प्रमुख संस्था के रूप लेकर, लीग ने इसे इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया। देखिए, शुरू हो गया। जैसे ही 1937 में उसे कहीं चुनाव में जीत नहीं मिली, संयुक्त प्रांत में भी कांग्रेस ने जब सरकार में शामिल करने से मना कर दिया, तो जिन्ना ने इस तरह का नारा देना, मुस्लिम लीग ने इस तरह का नारा देना शुरू कर दिया कि इस्लाम खतरे में है, आपको इस्लाम के लिए अब अपने अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने कौम के बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरह की चीजें मुस्लिम लीग की नीतियों ने शुरू कर दिया। जिन्ना ने 1937 ईस्वी में लीग के लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिकता की ज्वाला को भड़काते हुए कहा, अब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। यह बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जैसे ही 1937 वाला इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद से जो है, जो लखनऊ का अधिवेशन, हर पार्टी का अपना मीटिंग अधिवेशन होता रहता था, कांग्रेस का अलग, जिन्ना का अलग, मुस्लिम लीग का अलग। तो मुस्लिम लीग का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, वहां जिन्ना ने इस तरह के भड़काऊ बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अब भारत में जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो हिंदी होगी, उर्दू का कुछ नहीं हो सकता। जबकि कांग्रेस बार बार कह रही थी, लास्ट तक गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए जिसमें उर्दू हिंदू का मेल होना चाहिए, दोनों समझ सकें। गांधी कहते थे हमेशा कि हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए जो कंप्लीट रूप से ना माफ कीजिए, संस्कृत निष्ठ भाषा भी ना हो कि कम लोग समझ सकें, और पूरी तरह अरबी के करीब उर्दू भी ना हो कि कोई यहां ना समझ सके। जो हिंदी और उर्दू को सभी समझते हैं उसको मिला के हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए। लेकिन भारत में जिन्ना ये भड़काने लगे सॉरी, कि अब हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। तो डराने का प्रयास कर रहे थे मुस्लिम। देखिए, जब भी कोई सांप्रदायिक नेता सांप्रदायिकता की बात करेगा तो हमेशा आपके धर्म को खतरे में बताएगा कि अरे खतरे में है भाई, समझ जाओ, बहुत दिक्कत है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के विरुद्ध यह प्रचार भी किया कि हिंदू राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। जिन्ना किसी ऐसी योजना को लागू करना चाहते थे जिससे मुसलमान और लीग को कांग्रेस पर निर्भर न रहना पड़े। सीधी सी बात, वो चाह रहे थे कि भाई देखो, कांग्रेस का अस्तित्व बढ़ता चला जा रहा था, इससे जिन्ना को डर लग रहा था कि भाई हमको तो कहीं, अच्छा 1937 वाले इलेक्शन में उनको बहुत उम्मीद थी कि अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला है, हमने अच्छा खासा प्रभाव बना लिया मुसलमानों पे, तो कम से कम उन सीटों पे तो हमारी पार्टी को जरूर बहुमत मिलेगा या हमें समर्थन मिलेगा। वहां भी उनको समर्थन नहीं मिला था, वहां भी जो कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार रहते थे वो समर्थन पाते थे। तो इससे बड़ी समस्या जिन्ना को हो रही थी। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस मनाया। लीजिए कि हम मुक्त हैं, हम आजाद हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो जिन्ना की ये सारी नीतियां काम कर रही थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का राग अल्पना शुरू कर दिया। किस, इसको क्या कहते हैं, टू नेशन थियरी, टू नेशन थियरी। तो जिन्ना ने यह करना शुरू कर दिया कि हमारा जो है वो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत हम करेंगे, और मुसलमान जनता और ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिलाने का भरसक प्रयास किया कि मुसलमानों के हित हिंदू हितों से भिन्न है और अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से भारी खतरा है। लीजिए, शुरू कर दिया बताना। हिंदू अब मुसलमानों को भी बताने लगे और अंग्रेजों को भी बताने लगे। भाई देखो आप, क्योंकि देखो 1940 से धीरे धीरे शुरू हो गया था मामला बनना कि अब किस तरह से समझाया जाए अंग्रेजों की तरफ से, किस तरह से या तो बंटवारा किया जाए या संविधान बनाया जाए। अगस्त प्लान 1940 आना शुरू हुआ। तो जिन्ना बार बार ये कह रहे थे कि भाई देखिए, आप जो भी करिए एक चीज समझ जाइए कि हिंदुओं के साथ या बहुसंख्यकों के साथ मुसलमान नहीं रह पाएगा, इनके शासन में हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, हमको अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी, अलग करना पड़ेगा। टू नेशन थियरी वाली बात चलने लगी।
9 जनवरी 1940 को जिन्ना ने लिखा कि भारत में 2 राष्ट्र हैं और दोनों को अपनी मातृभूमि के शासन में समान भाग मिलना चाहिए। सीधी बात। अच्छा देखिए, अभी क्या था ना कि अभी जिन्ना को ये लग रहा था कि एक ही देश में रहते हुए हमको अलग स्वराज मिल जाए, यानी हमारा भी इसमें बराबर का हिस्सा है, हमको अलग से राज करने का मौका मिले। ऐसा नहीं था कि बहुत बाउंड्री डिवाइड कर, ये अंग्रेजों की शासन नीति थी कि बाउंड्री डिवाइड कर दिया तुरंत, लेकिन इनका ये था कि अलग करो राष्ट्र, लेकिन एक ही राष्ट्र में 2 राष्ट्र हैं, हमको अलग स्वायत्तता मिले, हमको अलग मतलब एक तरह का राज करने का मौका मिले। 23 मार्च 1940 को लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च को 1940 में जो है लाहौर प्रस्ताव आया और एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था मुस्लिम लीग का। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में आवश्यकता अनुसार क्षेत्रों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन भागों में मुसलमानों की संख्या अधिक है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिसमें सम्मिलित इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। देखिए, अभी भी 2 देश नहीं बना रहे थे। वो ये कह रहा था कि भाई जो भारत का उससे उत्तर पश्चिम प्रांत है, यानी जो पंजाब से आगे वाला इलाका है पूरा, जो आज का पाकिस्तान आप देखते हैं, और जो बंगाल का वो पार्ट जो बांग्लादेश वाला पार्ट है, उसको अलग एक प्रांत बनाइए और उस प्रांत में अलग स्वायत्तता दीजिए और स्वराज दीजिए, यानी वहां मुसलमान राज करेंगे। कहने का मतलब इनका इतना था। ठीक है, ये लाहौर प्रस्ताव में जिन्ना ने पास किया। ठीक है, इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में विभाजन अथवा पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव के लेखक पंजाब के प्रीमियर और यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता सिकंदर हयात खान ने मार्च 1941 को पंजाब असेंबली में स्पष्ट करते हुए घोषणा की कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं। अब देखिए, सीधी सीधी बात है, यूनियनिस्ट पार्टी एक पंजाब में बहुत फेमस थी, उसने विरोध किया कि हम किसी पाकिस्तान को नहीं समर्थन करेंगे। और इस लाहौर प्रस्ताव में कहीं नहीं कहा गया कि अलग से प्रस्ताव पाकिस्तान का बना दीजिए, बस ये कहा जा रहा था इनके तरफ से बार बार, जिन्ना की तरफ से, कि भैया आप जो एरिया ऐसे हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य हैं उनको एक अलग स्टेट बनाइए, पंजाब से अलग स्टेट बना के अलग स्टेट बनाइए। पंजाब उस समय बहुत लंबा था ना, आज का पंजाब तो था ही, जो पाकिस्तान में पंजाब फैला हुआ है वो भी पूरा एरिया था। अभी मैप से भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा जो पूर्वी पाकिस्तान बना बाद में, जो बंगाल का इलाका था, वहां मुसलमान ज्यादा थे, तो जिन्ना कह रहे थे कि इनको एक स्वतंत्र राज्य बना दीजिए और यहां पर उनको अलग अधिकार दे दीजिए, अलग रूल करने का पावर दे दीजिए। कुल मिलाकर चाह रहे थे कि यहां मेरा कब्जा हो, मैं इस पर शासन करूं। ये लाहौर अधिवेशन जिन्ना की थी जो बहुत बड़ा कारण विभाजन का बन रही थी। हाँ, तो अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जो हम ये नोट कर रहे थे, इसमें अगर हम मुस्लिम लीग की भूमिका भी देख लें तो प्रमुख रूप से ये दिखाई देगी कि यानी जो मुस्लिम लीग की नीति थी, इसमें प्रमुख रूप से जो द्विराष्ट्रवाद की उन्होंने बात की, द्विराष्ट्रवाद और एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण जो ये करने का प्रयास कर रहे थे, ये इसका प्रमुख कारण था। मुस्लिम तुष्टीकरण, ठीक है, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो भावना थी ये प्रमुख रूप से कारण बन रही थी विभाजन का। तो ये हमने देखा मुस्लिम लीग की पूरी कहानी क्या चल रही थी। अब इसके बाद जो ब्रिटिश प्रशासकों की कूटनीति थी कि विभाजन का तुरंत मान लेना। देखो, एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा था कि एक तो पहले वो आजादी देने के लिए तैयार नहीं थे, हमने चर्चा भी की थी कि किस किस तरह के माहौल हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1939 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, उसके बाद से 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चला। इसी बीच 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, ये सारे देश एक साथ काम कर रहे थे। अब इसमें इंग्लैंड पर यह बार बार दबाव आ रहा था कि वो भारत में चल रहे समस्याओं का निस्तारण करे ताकि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे सके अंग्रेजों का। और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा था, तो फिर पूरा सिलसिला शुरू हुआ, अगस्त प्लान, तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सब कुछ शुरू हुआ। और उस समय मुस्लिम लीग अभी कह रही थी कि भाई कुछ प्रांत एक साथ बना दिए जाएं, उसमें हमको स्वायत्तता दे दी जाए। पर वो अचानक उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हम भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र को मान लेते हैं, बाउंड्री खींच के अलग कर देंगे। तो कुल मिला के जाते जाते वो कमजोर करने की स्थिति बनाना चाह रहे थे, जो दिखाई दिया। तो अनेक विद्वानों का मानना है कि भारत विभाजन ब्रिटिश प्रशासकों की कूटनीति का परिणाम था। ब्रिटिश प्रशासन, अच्छा देखिए, कूटनीति का परिणाम तो था ही, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस मुस्लिम लीग को लेकर कूद रहे थे जिन्ना, उस मुस्लिम लीग को पैदा ही ब्रिटिशर्स ने किया था, तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, वो तो था ही।
ब्रिटिश प्रशासक राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए सदैव से मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं और अलगाववाद की भावनाओं का प्रोत्साहित करते रहे। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, फूट डालो राजकोरों में देखा हमने लगातार बार बार जो कम्युनल तरीके से भड़काने की कोशिश और कम्युनल सेंटिमेंट्स लाने की कोशिश थी अंग्रेजों की, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। 1942 में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो इस आंदोलन को देखकर अंग्रेज प्रशासकों को यह महसूस हो गया कि वह ज्यादा दिनों तक भारत में नहीं टिक पाएंगे, और यहां भी अंग्रेजों का यह मानना था कि मुसलमानों को इससे दूर रखो, इसलिए मुसलमानों की मांग को बहुत प्राथमिकता दे रहे थे। मुसलमानों को की जो मुस्लिम लीग की जो बात थी उससे नजदीकी चल रहे थे कि भारत मुसलमान और हिंदू एक रहेंगे तो और ज्यादा दिन में टिक पाएंगे। ऐसी स्थिति में कूटनीति के कुशल खिलाड़ी अंग्रेज प्रशासक भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में नहीं बल्कि दुर्बल और विखंडित देश के रूप में भारत छोड़ने की योजना बना रहे थे। उनको लगा हम भारत छोड़ें तो एक स्ट्रांग और यूनाइटेड नेशन के तौर पर नहीं छोड़ेंगे, हम विखंडित और कमजोर करके इनको छोड़ेंगे ताकि आगे चुनौती न बने। अपनी इसी कूटनीति के चलते वे अचानक भारत विभाजन के लिए तत्पर हो गए, तुरंत तो तैयार हो गए कि ठीक है हम भारत का विभाजन करने के लिए तैयार हैं। तो इन कारणों में ये कारण इंपॉर्टेंट है। यहां यह भी देखना है कि मुस्लिम लीग ने 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केवल सीमित स्वायत्तता की मांग की गई थी। मैंने अभी आपसे बताया कि जो टोटल सब कॉन्टिनेंट था उसमें यह बोला गया, जैसे देखिए अगर आप थोड़ा सा आगे चल के हम आपको मैप दिखाने का प्रयास करें, देखिए इस चीज को आप ध्यान से समझिए। ये जो इलाका था जो पंजाब और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, ठीक है ना, ये पूरा इलाका, और ये बंगाल वाला जो इलाका था, इसमें वो चाह रहे थे कि यहां मुस्लिम बाहुल है, इनको अलग राज्य करके स्वायत्त, ये पूरा भारतीय सब कॉन्टिनेंट था, भारतीय उपमहाद्वीप, ये पूरा पहले भारत, आजादी से पहले का भारत ऐसा दिखाई दे रहा था पूरा, ठीक है। तो उनका यह था कि इस इलाके में क्या किया जाए, एक बार हमको स्वायत्तता दे दी जाए, हमको अपनी ऑटोनॉमी दे दी जाए, है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या हुए कि वो अलग देश बनाकर तुरंत विभाजन करने पर रेडी हो गए। इससे जो उनकी मंशा है वो जाहिर होती है। तो मुस्लिम लीग के इस अस्पष्ट, अच्छा ये लाहौर अधिवेशन में आया था, मैंने आपको भी बताया कि जो लाहौर प्रस्ताव पेश किया गया था, लाहौर अधिवेशन वाला जो प्रस्ताव था, इसमें यह नहीं कहा, इसमें केवल सीमित स्वायत्तता यानी लिमिटेड ऑटोनॉमी की बात की गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग के इस अस्पष्ट प्रस्ताव में भी विभाजन या पाकिस्तान का कहीं भी उल्लेख नहीं था। इस प्रस्ताव के केवल 7 वर्ष के भीतर ही ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अचानक भारत विभाजन का निर्णय लिया गया। यह उनकी कूटनीति का ही दवा था, ठीक है। उनकी कूटनीति तो थी ही, बाद में मुस्लिम लीग अड़ भी गया। तो कुल मिला के ये दोनों मिली भगत दिखाई दे रही थी जिसने विभाजन का एक कारण बन गया। तो ये अंग्रेजों की कूटनीति भी शामिल थी। इसके अलावा युद्धोत्तर, जो युद्ध के बाद जो घटनाक्रम हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद जो स्थितियां बनी वो भी एक कारण बनी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति और उसमें भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश प्रशासन ने 1945 में भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए पुनः वार्ताएं प्रारंभ की। देखिए अगस्त प्लान आया, वेवल प्लान आया, इस तरह आ रहा था, और ये कोशिश की जा रही थी कि जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाने की प्रक्रिया है उसको, गतिरोध को जो लगातार उसके लिए मांग की जा रही है भारत में, उसको दूर किया जाए, और बातचीत शुरू हुई। ये क्यों किया जा रहा था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग चाहिए था अंग्रेजों को। 4 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना पर विचार विमर्श के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक चर्चा की गई। ये पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में देखा है कि शिमला समझौता हुआ या शिमला में शिमला सम्मेलन हुआ जिसमें लॉर्ड वेवल ने जो प्लान रखा था उस प्लान पर चर्चा की जानी थी। हालांकि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो गया। इस योजना में यह था कि ब्रिटिश सरकार इस बात पर सहमत हो गई कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का पूरा निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद क्या था? जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, है ना। देखिए उस समय क्या होता था कि एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय इसके हेड हुआ करते थे, और जैसे कह सकते हैं कि पूरे देश में सरकार थी एक तरह से राष्ट्रपति के तौर पे, और उनके कई मंत्री होते थे। तो बोला गया कि ठीक है, इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम क्या करेंगे, इसको फिर से निर्माण करेंगे, और वायसराय और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। देख लीजिए, पहले क्या होता था कि पहले एक वायसराय होता था, सारे उसके कमिटी के मेंबर होते थे, देश को चलाते थे, वो ज्यादातर अंग्रेज होते थे, ठीक है। अब यह निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे कि सेंट्रल वायसराय की जो कमेटी होगी उस कमेटी में ज्यादातर मेंबर एक सेनापति और वायसराय को छोड़कर सब इंडियन होंगे। इस पर वो सहमत हो गए, ठीक है। सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसमें मुसलमानों और हिंदुओं की संख्या बराबर की होगी। ये भी देखिए, इन्होंने बोला कि मुसलमान भी बराबर होंगे, हिंदू भी बराबर होंगे। ब्रिटिश प्रशासकों की राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में शुरुआती कदम था, लेकिन जिन्ना के अड़ियल रवैये ने सत्ता हस्तांतरण के विषय में यह वार्ता टूट गई, क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े रहे कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में समस्त मुसलमान प्रतिनिधि मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत होने चाहिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या,
अब ये थोड़ी थोड़ी योजना सक्सेसफुल दिखाई पड़ रही थी, लोगों को लग रहा था कि ठीक है पूरे देश में सरकार चलाने की ज्यादातर पावर इंडियन के पास आने वाली है, तो एक केवल वायसराय हेड रहेगा, बाकी कमेटी में भारतीय रहेंगे, आधे हिंदू आधे मुसलमान, ठीक। लेकिन मुस्लिम लीग अड़ गया कि उस कमेटी में जो मुसलमान होंगे वो केवल मुस्लिम लीग के होंगे। ये देखिए फिर एक अड़ियल अवैया, मतलब किसी तरीके से कोई बात संपन्न होने नहीं देना चाहते थे जिन्ना, और नहीं मानोगे तो डायरेक्ट एक्शन, चलो हिंसा सरो। तो ये वेवल योजना को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका ये रही, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वेवल योजना को आप जरूर समझ लीजिएगा। वेवल योजना कहना क्या चाह रहा था, वो कहना ये चाह रहा था मुख्य रूप से कि भाई एक यहां पर वायसराय होगा और जो, ठीक है, हाँ, एक वायसराय होगा, इस वायसराय के इर्द गिर्द सारे मेंबर होंगे कार्यकारिणी के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक, जो मंत्री के तौर पे काम करेंगे। इसमें आधे हिंदू आधे मुसलमान होंगे, ठीक। लेकिन ये बोल अब बराबर होंगे, लेकिन जिन्ना बोले कि जो मुसलमान होंगे वो केवल मुस्लिम लीग से होने चाहिए, और इसलिए बात बन नहीं पाई और गतिरोध की स्थिति लगातार दिखाई पड़ रही थी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें, तो जो वेवल योजना चल रही थी, तो ब्रिटिश सरकार इस बात पर सहमत हो गई कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का पुनर्निर्माण किया जाएगा, और ये सारी ठीक है, और प्रधान सेनापति के अलावा जो है सभी भारतीय होंगे और आधे आधे होंगे। और जिन्ना की इस बात पे अड़े रहे कि नहीं, हमारे यहां से केवल जो मुसलमान है वो केवल मुस्लिम लीग के सदस्य होने चाहिए, और यहां समस्या बन रही थी क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली वही एक संस्था है। जिन्ना कहते हैं कि केवल मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करने वाली केवल मुस्लिम लीग ही है। इस सम्मेलन की सफलता के लिए लॉर्ड वेवल भी उत्तरदायी थे। जिन्ना को वीरों जैसा अधिकार देकर इस सम्मेलन में विचार विमर्श करना तथा फिर यह अपेक्षा करना कि सम्मेलन सफल हो जाएगा, यह उचित नहीं था। बिल्कुल वही देखिए अंग्रेजों की नीति, एक तरफ कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा करेंगे, और जिन्ना को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया लॉर्ड वेवल ने कि जिन्ना जो कह रहे हैं वो मानते चले जा रहे हैं। जिन्ना ने कहा नहीं, हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, हमको आधा मिलना चाहिए ऐसा, तो वो दिखाने का प्रयास करते, देखो हम तो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, जिन्ना नहीं मान रहे हैं। अंदर से चाल अंग्रेजों की ये थी कि किसी तरह भारत के कांग्रेस के नेताओं को और भारत के लोगों को यह एहसास दिलाया जाए कि हम आपके भलाई के लिए सोच रहे हैं, पर यह परिस्थिति के कारण हो नहीं पा रही है, और आप हमारा साथ द्वितीय विश्व युद्ध में दे दीजिए, ठीक है। हालांकि यह सम्मेलन असफल हो गया, लेकिन इसने जिन्ना के प्रभाव में काफी वृद्धि हुई और हिंदुओं मुसलमानों की समानता भी मुस्लिम लीग को प्राप्त हो गई। अतः भारत के विभाजन की संभावना और अधिक हो गई, ठीक है। तो अब यहां जब जिन्ना अपने अड़ियल स्वभाव के कारण योजना लागू नहीं करने दिया, मतलब इन्होंने, और वेवल को झुका दिया या पूरे प्लान को गिरा दिया अपने रवैये के कारण, तो यहां पर जिन्ना को बहुत ज्यादा समर्थन मिलने लगा मुसलमानों का, और वो थोड़ा सा उनके जो प्रभाव था उसमें वृद्धि देखी जा रही थी। अब आखिरी कारण यह दिखाया जा रहा था कि विभाजन एक संभावित विकल्प, कैबिनेट मिशन योजना। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अंग्रेजों ने यह पेश करना शुरू किया और ऐसा माहौल दिखाया जाने लगा कि अब केवल विभाजन या पार्टीशन ही एकमात्र उपाय है। इस उपाय के अलावा दूसरा कोई उपाय काम करेगा नहीं, यानी हमको पार्टीशन करना पड़ेगा, हमको विभाजन करना पड़ेगा, तभी इसका कोई अंत निकलेगा। क्योंकि जिन्ना दो तीन चीजों पर बहुत स्पष्ट थे कि मुसलमानों की जो हित होगी उसका निर्णय मैं लूंगा, जहां भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होगा वो वहां से केवल मुस्लिम लीग जाएगी। ऐसा कांग्रेस होने नहीं देना चाह रही थी, या ऐसा होना संभव भी नहीं था। आप सोचिए ना कि अगर एक तो कार्यकारिणी मान लीजिए, अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, उसमें आधे हिंदू आधे मुसलमान, और जितने मुसलमान होंगे मुस्लिम लीग के हिसाब से होंगे, ये कैसे हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव में मुस्लिम लीग को मुसलमानों भी नेता नहीं मान रहे थे, ऐसी स्थिति में सारी इंपॉर्टेंट चीजें मुस्लिम लीग के कैसे चली जाती, ये ठीक नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की मांग का अध्ययन करने तथा स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा का सुझाव प्रस्तुत करने के लिए मार्च 1946 में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस सम्मिलित थे, ठीक है, यानी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था। इसके पहले क्रिप्स मिशन भी आया था जो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, तो कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। और इस कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रस्ताव देने शुरू किए, इसकी बात करेंगे। अब इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप अ ब स 3 कर दिया, ठीक है ना। इसको समझने के दृष्टि से हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, ठीक है। इसको जो है ग्रुप अ मान लेते हैं, अ, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए ग्रुप ब, ठीक, ये ये हाँ ठीक है, ग्रुप ब, इसको आप मान लीजिए ग्रुप ब, ठीक है। और हाँ ठीक है, चर्चा। अब देखिए क्या इसमें इंपॉर्टेंस बातें थी, इसमें इसको स मान लेते हैं हम, अगर दूसरे वाले को, ठीक है, अ ब स, इस रंग के हिसाब से।
अब ये जो एक कलर है आप देख रहे हैं रेड में, ये वो स्टेट थे जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, ये सारे थे। इसमें ये दिखाई पड़ रहा था जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे। देखिए कैबिनेट मिशन ने क्या किया, पूरे देश को 3 भाग में बांटने का प्रस्ताव बना दिया। एक में बनाया कि ये जो यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास और उड़ीसा ये हिंदू प्रभावित वाले क्षेत्र हैं, एक ग्रुप हो जाएगा। एक ग्रुप बनाया जिसमें मुसलमान प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है, बोलो ये पंजाब और ये सिंध वाले इलाके। एक ग्रुप बनाया जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों बराबर की भूमिका में है, ठीक, ध्यान से समझिए। और एक उन्होंने अलग ये पीला वाला जो है वो प्रिंसली स्टेट यानी रजवाड़ों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, एक समूह बनाया। ध्यान से समझिए, ये कई बार पूछा जाता है, समूह समूह ब समूह ABC के रूप में भी देख सकते हैं, और एक लास्ट में रजवाड़े, ठीक। इसमें क्या व्यवस्था करने की कोशिश ये कर रहे थे, समूह में बोल रहे थे कि इसमें हिंदू बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य, ठीक। समूह ब में क्या कर रहे थे, मुस्लिम बाहुल्य, ठीक। 100 में क्या कर रहे थे, समान अनुपात वाले, यानी हिंदू मुस्लिम बिल्कुल समान रेशियो में है, समान परसेंटेज में है, ठीक है। और रजवाड़े थे वो तो उनको स्वतंत्र रहने की बात की गई। अब ये जो स्टेट बट रहे थे, इसमें जिन्ना ये कह रहे थे कि समूह ब और समूह स को एक जैसे अधिकार दीजिए, जो साथ रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, अपने हिसाब से चल सकते हैं, और हिंदू वाले को अलग कर दीजिए। यहां मामला फंस रहा था। क्या मामला फंस रहा था इसको भी देखेंगे डिटेल में, ठीक है। देखते हैं कि क्या हो रहा था इसमें। अब देखिए, इस कैबिनेट मिशन ने 3 माह तक भारत का दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। भारतीय संघ की स्थापना की जाए, यूनियन ऑफ इंडिया किया जाए, जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत दोनों सम्मिलित हों। अब देखिए, उसने बोला कि एक भारत देश बनेगा, इसमें एक तो ब्रिटिश वाला सरकार चलेगा और एक देसी रियासत अलग चलेगी, मतलब वो राजा वाला अलग चलेगा। पहला ही डिवीजन कर दिया। आप देखिए, इस संघ पर प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध तथा संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व होगा। शेष विषयों पर प्रांतों को, रियासतों का अधिकार होगा। उसने बोला कि जो ये भारत संघ बनेगा, तो जो विदेश के संबंध हैं और जो डिफेंस वाली चीजें हैं वो अंग्रेजी हुकूमत देखेगी, बाकी जो स्टेट होंगे, जो राज्य होंगे और जो रजवाड़े होंगे वो अपनी सारी व्यवस्था खुद देखेंगे, ठीक। लेकिन यहां डिफरेंस कर दिया था कि ऊपर एक तो अंग्रेज रहेंगे और दूसरा राज्य और रियासतें अलग अलग रहेंगी। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक प्रांत को स्थान दिया जाएगा। मतदाताओं के 3 वर्ग आम, मुसलमान और सिख होंगे। ये देखिए, एक पहला डिवीजन कर दिया कि प्रिंसली स्टेट्स और राज्यों को अलग अलग दे दिया कि रहने के लिए। फिर बोला कि मतदाता भी हिंदू, मुसलमान और सिख के हिसाब से होंगे। आगे बोला जो चाहे वो संविधान माने, जो चाहे अपना बना ले। कुल दिक्कतें आ गई इसमें। प्रांतों को 3 समूह अ, ब और स में रखा जाएगा। समूह अ में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, जैसा मैंने बताया, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा। समूह ब में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं। ये वाला इलाका नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, ये जो पूरा आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ठीक है। ये मुसलमान बहुसंख्यक, यानी एक तो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब क्या था, ये मुसलमान बाहुल्य वाला ग्रुप ब रख दिया गया। अच्छा, आगे देखते हैं, ठीक। पंजाब, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत, सिंध तथा समूह स में हिंदुओं तथा मुसलमानों की लगभग समान संख्या वाला प्रांत, जैसे बंगाल, असम को सम्मिलित किया गया। तीनों वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधि अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। इस प्रकार तैयार किए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार लागू करेगी। अब ध्यान से समझिए पूरा सिस्टम क्या था। बोला कि हिंदू वाले अलग राज्य वो अपने लिए संविधान बना लें, मुसलमान वाले अलग राज्य वो अपने लिए संविधान बना लें, और हिंदू मुसलमान जहां बराबर है वो अपने लिए अलग बना लें। तीनों अपने अपने संविधान के हिसाब से राज्यों में काम करें। ऊपर एक सरकार रहेगी ब्रिटिश वाली, वो केवल रक्षा और संचार, कम्युनिकेशन उनका देखेगी, बाकी सारे राज्य अपने संविधान के हिसाब से काम करेंगे। और देसी रियासतों को अलग बता दिया। क्या था भैया ये खिचड़ी, ठीक। इसमें बड़ी समस्या आई। अब आगे देखते चले जाइए। सत्ता हस्तांतरण के पश्चात देसी रियासतों से संबंधित सर्वोच्च शक्ति न तो ब्रिटेन के पास होगी और न ही भारत के पास। सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के अधीन होंगे। फिर बोला कि जो ऊपर सरकार रहेगी वो सभी दल उसमें शामिल रहेंगे और केवल भारतीय नेता उसके मंत्री रहेंगे।
यानी लगभग लगभग जो है पावर वो इंडियंस को दी जा रही थी। लेकिन ध्यान रखिए, मुसलमान हिंदू वाला डिवीजन चल रहा था। पहले सभी राजनीतिक दलों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस योजना के विषय में सभी पक्षों की व्याख्या अलग थी। मुस्लिम लीग की यह मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह ब और स को भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। ये देखिए, यहां मेन बात आ गई। जिन्ना ने बोला, देखिए जिन्ना क्या कह रहा था, ध्यान से समझिए। जिन्ना ये कह रहे थे कि ये आपने बना दिया है समूह ये लाल वाला, ठीक, ये हो गया। ये आपने बना दिया जो है ये ब, जिसमें मुसलमान मेन है, ठीक। ये आपने बना दिया समूह ग या सौ कह लीजिए, इसमें हिंदू मुसलमान बराबर हैं और सबके ऊपर ये तीनों अलग अलग अपना संविधान बना के चलेंगे और सबसे ऊपर एक ब्रिटिश हुकूमत होगी जो केवल रक्षा और संचार ये सारे माध्यम देखेगी। लेकिन उसमें जिन्ना ने एक पेश लगाया कि भविष्य में इस समूह ब और सौ को, यानी जहां हिंदू मुसलमान बराबर हैं और जहां मुसलमान ज्यादा हैं, उनको मेन सरकार से अलग होने की शक्ति हो, यानी बाद में वो ब्रिटिश को टाटा बाय करके अपना अलग देश बना ले। ये चीज बहुत खतरनाक चीज ये जिन्ना लेकर आगे चल रहे थे, इस कारण यहां मामला फंस गया, ठीक। कांग्रेस कैबिनेट, अच्छा तो कैबिनेट मिशन के खिलाफ ये बात तो मुस्लिम लीग ने कही। कांग्रेस क्या कह रही थी? कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि आरंभ में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी और एक बार संविधान बन जाने के बाद प्रांतों को समूह से निकलने का अधिकार होगा। देख लीजिए, तो पहले बोला गया कि ये अलग अलग समूह मिलकर संविधान बना लेंगे, फिर समूह अलग अलग निकल जाएंगे। इससे कांग्रेस भी खुश नहीं थी कि भाई कोई भी अपना अलग देश बनाने लगेगा, कोई इसमें यूनिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर ऐसे प्लान बनाया जा रहा था कि मामला उलझे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में दबाव आ रहा था इंग्लैंड पर। कांग्रेस यह चाहती थी कि प्रांतों को समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। अंततः मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया और ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद भारत का विभाजन लगभग अपरिहार्य हो गया। विभाजन वाली चीजें दिखाई जाने लगी थी, हिंदू वाले राज्य एक तरफ, मुस्लिम वाले राज्य एक तरफ, उसमें कोई हिंदू की केवल बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कौन सा राज्य किसमें जाना चाहता है, इसका अधिकार उनको होना चाहिए, आप मत बताइए। तरह तरह की बातें और विभाजन की पृष्ठभूमि बन रही थी। कोई ऐसा प्लान नहीं आ रहा था या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही थी कि एक देश के लिए एक राष्ट्र, एक संविधान, एक विधान, इस तरह की बात चले, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कैबिनेट मिशन की कहानी थी। कांग्रेस के अधिकांश नेता भी इन परिस्थितियों में विभाजन को अवश्यम भावी मानने लगे थे, लेकिन महात्मा गांधी अंतिम समय तक विभाजन की सोच का विरोध करते रहे। कई कांग्रेसी नेताओं को लगा भाई विभाजन हो जाने दो, अब तो कोई ऑप्शन बच नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस बार बार गांधी कहते थे कि नहीं, हम कोशिश करते रहे एक करने के लिए, आप विभाजन की स्थिति मत आइए। महात्मा गांधी के साथ साथ उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती संगठन, ठीक, ये भी विभाजन का विरोध करते रहे। तो इधर गांधी, उधर खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सब लोगों ने क्या किया, भारत के विभाजन का लगातार विरोध ये कर रहे थे। तो एक ये सारे कारण बन रहे थे विभाजन के। कैबिनेट मिशन तक हम आगे सांप्रदायिक दंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बनने लगे। जब कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और जब मुस्लिम लीग को कह सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तब बार बार सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे और भी कारणों से। तो मुस्लिम लीग ने 27 जुलाई 1946 को बंबई की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष का निश्चय कर लिया। अब उन्होंने देखो 1940 तक जो लाहौर वाला इनका जो अधिवेशन था और घोषणा पत्र था, उसमें पाकिस्तान की मांग की बात नहीं कर रहे थे। कैबिनेट मिशन के बाद अब खुल के पाकिस्तान की मांग के लिए आगे आ गए। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी। लीग का नारा था लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। बस आ गई बात, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। जब यह नारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में आया तो भीषण दंगे हुए, लूटपाट, आगजनी, हत्या, बलात्कार, कई तरह की माने चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। और सिंगल एजेंडा यह था कि इस तरह का माहौल पैदा करो कि एक ऐसी स्थिति दिखाई पड़े कि अब भारत में गृह युद्ध होने जा रहा है और भारत में शांति बिल्कुल नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि विभाजन कर दिया जाए। इसके दो रीजन थे। एक रीजन तो यह भी दिखाई पड़ रहा था अंग्रेजों को कि हम जाते जाते कमजोर राष्ट्र छोड़ के जाएं। दूसरा रीजन यह भी दिखाई पड़ रहा था कि हो सकता है यहां के नेता या यहां के लोग या दुनिया भर के लोग ये सोचो कि भारत में तो ऐसी स्थिति है कि इनको तो सत्ता दे ही नहीं जा सकती, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ठीक है अंग्रेज ही चलाते रहेंगे और अंग्रेज इसका देखभाल करेंगे। कई तरह की चीजें दिमाग में अंग्रेजों के चल रही थी और ये परेशानी निकलकर सामने आ रही थी।
लीग के इस नारे ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष का रूप न धारण करके सांप्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया। यानी इनको बंटवारा लेना था ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के बजाय ये आपस में हिंदू मुसलमान लड़ने लगे। कलकत्ता में पहले ही दिन 16 अगस्त 1946 को दंगा भड़क गया और कई दिनों तक चलता रहा। इस दंगे में कई हजार लोग मारे गए। दंगे की आग पूर्वी बंगाल में भी फैल गई। मार्च 47 तक उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। बंगाल, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांत, सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत, हर जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो देखिए, चैप्टर ही हमारा है भारत के विभाजन को समझना। समझिए क्या स्थिति थी, किस हिसाब से विभाजन अवश्यम भावी हो गया। ये कारण आपको पता होने चाहिए। हवाई कारण आपको दिमाग में लेकर नहीं चलना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है कि क्या परिस्थिति बन रही थी और इस स्थिति में कोई करता क्या और क्या निर्णय हो सकते थे, इस पर आप विचार करेंगे। तो इन दंगों के स्थान स्थान पर बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जो बड़ी एक तरह से कह सकते हैं घातक साबित हो रही थी। इस सांप्रदायिक दंगों के कारण सारे देश का वातावरण दूषित हो गया। इस स्थितियों में हो रहे भयंकर विनाश से देश को बचाने के लिए कांग्रेस भी यह सोचने पर विवश हो गई कि विभाजन ही इस समस्या का एकमात्र विकल्प है। बस वही जो करवाना चाहते थे वो मामला देखने को मिला। कांग्रेस को भी ये मजबूर कर दिया गया सोचने पे कि भैया देखिए, पार्टीशन होगा तभी कुछ हो पाएगा, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। ना तो जिन्ना रुकने वाले हैं, ना ये दंगे रुकने वाले हैं। और जब तक, क्योंकि नारा ही चल रहा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, तो किस इस स्थिति में क्या हो सकता था। तो ये एक विभाजन का पूरा पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था। अगला कारण क्या बन रहा था? कांग्रेसी लीग की भारत को सशक्त बनाने की इच्छा। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक गतिविधियों से स्पष्ट हो गया कि लीग किसी भी स्थिति में कांग्रेस से समझौता नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भली भांति समझ में आने लगा था कि लीग और कांग्रेस में परस्पर सहयोग संभव नहीं है। कांग्रेस को भी लगने लगा कि भाई अगर इस तरह चलेगा, इस तरह देश में संविधान बनेगा, तो हमेशा दंगे होते रहेंगे, हमेशा इस तरह की मांग ये करते रहेंगे और समस्या बढ़ेगी। तो उनको भी लग गया कि मुस्लिम लीग के साथ अब समझौता हो नहीं सकता और समस्या हो जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लीग सरकार के प्रत्येक कार्य में गतिरोध उत्पन्न करेगी और देश के वातावरण को दूषित करेगी। इसके परिणाम स्वरूप देश निरंतर विनाश की ओर अग्रसर होगा और दुर्बल होगा। तो कांग्रेसी नेताओं को भी लगा कि भाई अगर किसी तरह इसको मनाया भी जाए तो बार बार जब कोई बात आएगी तो लीग अपने लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जैसी बातें करेगी, डायरेक्ट एक्शन की बात करेगी और इस तरह के दंगे होंगे। देश कमजोर होगा, दुर्बल होगा और जो निर्णय लेने की शक्तियां वो कमजोर होंगी और देश में एक कमजोरी वातावरण बनेगा। तो उनको लगा कि इससे पीछा छुड़ाओ, इसको भगाओ यहाँ से, या इसको जो देना है दे दो, तभी हमारे पास एक उपाय बचता है, दूसरा कोई उपाय बचता नहीं है। अतः देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार करना उपयुक्त समझा। देखिए, यह मामला अब धीरे धीरे वहां आ रहा है जहां से विभाजन अब रुकना मुश्किल हो ही गया। कांग्रेस को भी लग गया कि ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं और हमें अब विभाजन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जी माउंटबेटन। तो माउंटबेटन जब आते हैं तो यह भारत के आखिरी वायसराय बनकर आते हैं और इनको यह बताया जाता है और इटली घोषणा करते हैं कि भाई अब भारत को क्या किया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। 1948 से पहले भारत को छोड़कर अंग्रेज सत्ता देकर चले आएंगे। माउंटबेटन भारत में आते हैं और पहले प्रयास करते हैं बातचीत करने का। फिर उनको लगता है कि अब देश में संविधान बनाना है, संविधान सभा की घोषणा करनी है। समय भी उनके पास 48 से पहले तक का था। उन्होंने भी कांग्रेस को समझाया कि भाई देखिए, आपके यहाँ गृह युद्ध हो सकता है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, देश को विभाजित करना पड़ेगा, अपना अपना संविधान बना के आप लोग अपना देश चलाइए। भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए विशेष से माउंटबेटन 1947 में भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन को भारत में संभालते ही पता चल गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो सकता है और इन्होंने इस स्थिति को गंभीरता से देखते हुए अनुमान लगाया कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए जो 1948 तक का समय है उचित नहीं है। माउंटबेटन ने क्या कहा कि भारत में स्थिति इतनी विस्फोटक हो चुकी थी कि मानो किसी ज्वालामुखी पर खड़े हो। तो वो 1948 तक भी रुकना उनके लिए संभव नहीं था। उनको लगा जल्दी आजादी तो भागो, और उन्होंने कहा कि यहाँ तो विस्फोटक स्थिति हुई है, कभी भी पूरा देश जल सकता है और आधा देश जल ही रहा था। तो फिर उन्होंने अपना एक माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया जिसके आधार पर सारी चीजें हुई। अतः उसने कांग्रेसी नेताओं को विभाजन के लिए तैयार होने हेतु समझाने के प्रयास प्रारंभ किए। गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेता किसी शर्त पर भारत के विभाजन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी के भारतीय विभाजन के लिए तैयार न होने के कारण माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पाकिस्तान बनाने की आवश्यकता के विषय में समझाने का प्रयास किया। यही लोग मेन वर्किंग लोग थे उस समय। गांधी तो बहुत वृद्ध भी हो गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों को माउंटबेटन ने समझाया कि देखिए, विभाजन के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं, और उन्होंने इस चीज को स्वीकार भी किया। और गांधी ने आखिरी तक स्वीकार नहीं किया। आखिरी तक दंगों को रोकने का प्रयास, विभाजन को रोकने का प्रयास अबुल कलाम आजाद और गांधी जैसे लोग करते रहे। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल और नेहरू को बार बार माउंटबेटन समझाते रहे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में दोनों नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन अंततः विभिन्न कारणों से इन्होंने भारत के विभाजन को दुखी मन से स्वीकार कर लिया।
माउंटबेटन ने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि भारत में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, अतः पाकिस्तान बनने को स्वीकार कर शेष भारत को संगठित और सशक्त बनाना ही ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बाकी का भारत है उसको संगठित बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, बाकी जो है इस विभाजन के अलावा दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये भी उनको, नेहरू को आभास हो रहा था कि विभाजन के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये महसूस किया जा रहा था कि जिस मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध दूर नहीं किया जा सकता। इन नेताओं को भी लग रहा था कि जिस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं ये प्रयास काफी नहीं है देश में सशक्तिकरण करने का, क्योंकि देखिए अंग्रेजों को जाना था, हिंसा रुक नहीं रही थी, जिन्ना को मनाना संभव था नहीं और किसी कीमत पर भी ये गतिरोध समाप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो गांधी के न चाहने पर भी माउंटबेटन ने कन्विंस किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को कि आपके पास ये दूसरा रास्ता नहीं है। शुरू में इन नेताओं ने भी इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इसके बाद इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा और लगभग अब विभाजन की स्थिति तय हो गई कि एक तरफ देश आजाद भी होगा और एक तरफ विभाजन भी होगा। जैसे शुरू में हमने देखा था कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशी थी, जो उमंग चल रहा था, वो धूमिल हो गया जब विभाजन की स्थिति रोकी नहीं जा सकी। और वो भी विभाजन इतना दुखद था, इतना ज्यादा इसमें कह सकते हैं कि हिंसा हो गई और इतनी आगजनी हो गई कि ये बहुत ही दुखद स्थिति बन रही थी। हमें देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। गांधी जी भारत विभाजन के लिए किसी मूल्य पर तैयार नहीं थे, लेकिन नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने पर अंततः गांधी जी भारत के विभाजन के लिए दुखी मन से तैयार हो गए। कभी इंडिविजुअली, कभी वो मन से माने नहीं, लेकिन ठीक है, हाँ कर दिया कि ठीक है, जो आप लोग करना है करिए। उनका मत तो ये भी था कि विभाजन के बाद कांग्रेस को भी खत्म कर देना चाहिए और लोग अपना सरकार बनाए, अपने नेता चुने और जो करना है करें। तो कुल मिला के गांधी भी दुखी मन से इन्होंने हाँ किया, हालांकि वो कभी अंदर से तैयार नहीं थे। अब भारत विभाजन की प्रक्रिया के दौरान पूरा देश सांप्रदायिक दंगों जलने लगा। तो अब देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस तरह के प्रयास किए। स्थान स्थान पर दंगे भड़क रहे थे और हजारों लोग मारे जा रहे थे। इस सारी उथल पुथल में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी असहाय अवस्था में थे, और होना भी चाहिए। जरा आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए कि 1915 आने के बाद जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 8-8 साल काम करता रहा हो, जो कास्ट डिवीजन था, हरिजन का, अपर कास्ट का, उसके लिए, क्योंकि हमने देखा कि कई सारे आंदोलन चला रहे थे, फिर वो क्या करते, कंस्ट्रक्टिव वर्क में, रचनात्मक कार्यों में समाज को मिलाना जुटाना। याद करिए 1916 का दौर, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वो उद्घाटन में गया तो उन्होंने सबको लताड़ा कि आप अमीर लोग बैठे हैं, गरीबों को शामिल नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं होगा। हिंसा किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, इसके लिए 2-2, 3-3 आंदोलन उन्होंने रद्द किए, जिसके लिए आलोचना सही, उन्होंने कहा कि मेरे कितनी भी आलोचना हो जाए मैं इसको इंडोर्स नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति जिस आजादी के लिए लड़ा हो और जिस मूल्यों पर लड़ा, वो सारे मूल्य अगर धूमिल हो गए हों किस समय, आजादी के समय, तो उस आदमी की व्यथा आप समझ सकते हैं कि कैसी होगी। तो वे निरंतर सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के लिए प्रयत्न रहे। गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को एक बार पुनः आजमाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि हम किसी कीमत पर अहिंसा को आजमाना नहीं छोड़ेंगे, अहिंसा के साथ नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने दांव पर लगा दिया, अपने आप को उन दंगों के बीच में ले गए कि लोगों को शांत किया जा सके। उनका विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोगों के हृदय में परिवर्तन किया जा सकता है। कलकत्ता में भड़की सांप्रदायिक दंगों की आग पूर्वी बंगाल, बिहार और दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में फैल गई। इन सभी जगहों पर व्यापक नरसंहार, देखिए क्या क्या हुआ। विभाजन को समझना है तो ये चीजें, व्यापक नरसंहार, आगजनी, बलात्कार जैसी घटनाओं ने मानवता का गला घोट दिया। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे जब आप आंसर राइटिंग भी करेंगे, तो उस समय के अनुभव की बात अगर क्वेश्चन में आएगी, उस समय के वृत्तांत की बात आएगी, तो आप इन चीजों को मेंशन करेंगे कि किस तरह से एक दूषित वातावरण चल रहा था और बार बार गांधी अलग अलग जगह पर प्रयास कर रहे हैं कि सद्भावना लाई जा सके। उस समय वहां दंगों की आग धधक रही, उन्होंने वहां के लोगों को ढांढस बंधाया। नोआखली के उपरांत वे बिहार के गांव में और उसके बाद कलकत्ता और दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर लोगों को समझाने की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे का खून न बहाएं। वे चांदनी चौक गए, वहां एक मुसलमान दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा दौर भी आ सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जहां दंगे हो रहे थे उस बीच में जाकर वो खड़े होने का, शिविर कैंपों में, राहत कैंपों में, जो दंगों के बाद राहत के लिए कैंप जगह बनाए गए थे जहां पर लोग एक तरह से एडमिट थे या रुके हुए थे, उनको जाकर समझाना, उनको जाकर ये बताना कि ये दंगे ठीक नहीं है, इसका प्रतिकार करना ठीक नहीं है। इस तरह का अनगिनत अनवरत प्रयास वो करते रहे कि देश को एक रखा जाए। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों को परस्पर मिलजुल कर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास पैदा करने का प्रयत्न किया। गांधी जी बेखौफ होकर दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया करते थे और दंगा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का प्रयास करते थे। अपनी जान बचाकर पुराने किले के शिविर में शरण लेने वाले दिल्ली के निवासी एक मुसलमान शाहिद अहमद देहलवी को 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी का आगमन बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस हुआ।
ये छोटे छोटे वृतांत मैंने ऐड किए हैं, छोटे छोटे लाइनें मैंने ऐड किए ताकि आप समझ सकें कि कोई आदमी छुप के बैठा था, अचानक गांधी जी आए तो उसको लगा कि गर्मी के बाद फुहार आ गई। यानी प्रयास ये गांधी का था कि किसी तरह वहां तक पहुंचा जाए जो ज्यादा हर्ट है, जो परेशान है, चाहे वो हिंदू मुसलमान, और समझाया जाए कि आप एक साथ रहिए। इसी तरह का कुछ काम अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। वो भी लगातार लाल किले से और अलग जगह से, मौलाना अबुल कलाम आजाद तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने कि हमें देश नहीं छोड़ना है, ये देश हमारा है, हम लोग साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह के प्रयास कुछ इस तरह के नेता कर रहे थे जो लगातार विरोध कर रहे थे कि विभाजन नहीं होना चाहिए। शाहिद अहमद देहलवी ने अपने संस्मरण में लिखा था कि गांधी जी के दिल्ली आगमन पर मुसलमान बहुत खुश हुए थे और एक दूसरे के कहने लगे थे कि अब दिल्ली बच जाएगी। देखिए कितना प्रभाव था, लोगों को लग रहा था कि आ गए तो बच जाएगी। महात्मा गांधी 28 नवंबर 47 को गुरु नानक जयंती के पर्व पर सिखों की एक सभा को संबोधित करने के लिए गुरुद्वारा गए, लेकिन दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक पर उन्हें एक भी मुसलमान दिखाई नहीं दिया। ये देखिए मैंने जानबूझ के संस्मरण इसमें डाले हैं क्योंकि इस चैप्टर में संस्मरणों का काफी रोल है इंपॉर्टेंट विभाजन को समझने और अनुभव के लिए। तो एक ये संस्मरण आप देख सकते हैं कि वहां पर चांदनी चौक पर एक भी मुसलमान दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी समस्या की बात है। इस तरह की चीज विभाजन के समय हो रही थी। अब मैं चाहता हूं कि आप विजुअलाइज करें उन चीजों को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट घटनाएं घट रही थी। गांधी जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक दिल्ली में ही रहे और अंतिम दिनों में मुसलमानों को दिल्ली शहर से बाहर किए जाने वाले प्रयत्नों से दुखी होकर उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। लेकिन बात यह थी कि इस अनशन में पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख भी गांधी जी के साथ अनशन पर बैठते थे। पाकिस्तान से भी जो सिख और हिंदू यहाँ आ रहे थे वो भी अनशन बैठते थे कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग और जनता ऐसी थी जो राजनेताओं द्वारा लिए गए फैसले का इंडोर्स नहीं कर रही थी, वो उसमें शामिल नहीं होना चाह रही थी, वो इस तरह का बंटवारा या विस्थापन सुनने को तैयार नहीं थी। मगर परिस्थितियां कुछ ऐसी राजनीतिक बन गई जिसका कारण भी हमने देखा कि ये होना पड़ा, दुखद था बहुत ही और विदारक भी था, ठीक है, हृदय विदारक था। 1947 में हुए भारत विभाजन का सबसे दूषित प्रभाव महिलाओं को झेलना पड़ा। इस विभाजन के दौरान महिलाओं को भयानक अनुभव का सामना करना पड़ा। उनको अगवा किया गया, बलात्कार हुए, बार बार बेचा खरीदा गया, इस तरह की भी मतलब घृणित कार्रवाइयां देखने के लिए मिली। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि महिलाओं का प्रभाव, तो सबसे ज्यादा दूषित प्रभाव महिलाओं पर पड़ा, बच्चों पर पड़ा। बच्चों का जो एक खौफनाक बचपन वहां से शुरू हुआ, जिनकी जो बात तक जीते रहे और जो उस मंजर को बताते रहे, महिलाओं के साथ सबसे खराब व्यवहार हुआ। तो ये स्थिति जो अक्सर दंगों में दिखाई पड़ती है वो सब कुछ हुई और राजनीतिक और हित को साधने के लिए और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह का दूषित माहौल बनाया गया उसका परिणाम ये विभाजन हुआ और किस तरह से हो रहा था ये हम देख रहे हैं। अब महिलाओं की कुछ और समस्याएं थी जो उसमें बहुत कठिन हो रही थी, जिनको हम देखेंगे। तो महिलाओं को मूक निरीह प्राणियों की भांति असहनीय पीड़ाओं गुजरती रहीं और जो दूषित वातावरण में गहरे सदमे से गुजरने के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने अपने नए पारिवारिक संबंध विकसित किए। तो नए विवाह हुए, नए तरीके के लोगों के साथ रहना, नए पारिवारिक संबंध बनाना, इस तरह की बड़ी भयावह स्थिति महिलाओं में देखने के लिए मिली जो एक परेशानी का कारण बनी, जो दिक्कत का कारण बनी, ठीक है। अब विभाजन के दौरान इस व्यापक सांप्रदायिक हिंसा में क्षेत्रीय विविधताएं दृष्टिगत रही, ठीक है। ये जो सांप्रदायिक हिंसा था वो विनाशकारी तांडव सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ। जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय इलाके जहां पर कहीं कोई हिंदू मेजोरिटी में है या मुसलमान मेजोरिटी में है तो वो एक दूसरे को खत्म करते थे, या जहां पर कोई एक वर्ग का ज्यादा प्रभुत्व था, पंजाब में जहां ज्यादा मुसलमान जनसंख्या थी वहां देखने को मिला। लगभग 2 साल की अवधि में 1946 से 48 के मध्य पश्चिमी पंजाब से लगभग सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और लगभग सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ खदेड़ दिया गया। देखिए, तो आप कह सकते हैं कि जो मध्य पश्चिमी पंजाब था, यानी ऊपर जो पंजाब पाकिस्तान की तरफ था, वहां से हिंदुओं को इधर, सिखों को घसीटा गया और इधर से जो मुसलमान थे उनको उधर भेजा गया। तो ये बहुत ही एक तरह से हृदय विदारक समय था जो देखने के लिए मिल रहा था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के बहुत से मुस्लिम परिवार 1950 और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भी पाकिस्तान में जाकर बसते रहे। यानी लगभग 10-20 साल तक ये स्थिति चलती रही। 10-20 साल तक मान लीजिए कोई रुक गया तो उसको यहाँ परेशानी हो रही है, परेशान किया जा रहा है, तो फिर उसको वहां भेजा जा रहा था, या वहां से कोई आया है तो यहाँ आ रहा था। यानी 10-20 साल तक ये ट्रांजिशन और ये चेंजेस चलते रहे। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम परिवारों ने भारत में ही रहने का निर्णय लिया। भारत से पाकिस्तान गए उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर कहा जाता था, वे अधिकांशतः सिंध के कराची, हैदराबाद क्षेत्र को अपना निवास स्थल बनाया। तो कुछ मुसलमानों ने यहाँ रहना स्वीकार किया, कुछ हिंदुओं ने वहीं रहना स्वीकार कर लिया और इस तरह से वो आज भी देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ हिंदू हैं, भारत में कुछ मुसलमान हैं, क्योंकि कई लोगों ने निश्चय कर लिया कि हम जाएंगे ही नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे और अपनी जमीन, अपनी भूमि समझकर वो यहाँ या वहां रहने लगे। अब विभाजन के दौरान जब एक और सांप्रदायिक हिंसा में दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे,
आगजनी कर रहे थे, तब दूसरी ओर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो विभाजन के दौरान दूसरों की सहायता कर रहे थे। अब देखिए, जो वृत्तांत में आपको बता रहा था कि जो चीजें घट रही थी उसमें आपने ये तो देखा कि एक दूसरे को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, आगजनी की जा रही थी, सताया जा रहा था, ये तो बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन आप ये भी समझ के चलिए कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक दूसरे का सहारा बन रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। इस कंडीशन को मत, इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक दूसरे की धर्म के बाउंड्रीज को छोड़ के साथ भी दे रहे थे। तो जब आप पूरे वृत्तांत और अनुभव को लिखेंगे तो उस अनुभव में इस अनुभव को भी डालेंगे कि कुछ लोग ऐसे थे जो सहायता कर रहे थे। इस तरह लोगों के बारे में अब्दुल लतीफ ने बयानों से हृदय स्पर्शी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, कुछ बयानों को शामिल किया गया है क्योंकि इस संदर्भ में अनेक इतिहासकारों ने भी अनेक अनेक कहानियां उजागर की हैं कि किस तरह बहुत से लोग विभाजन के समय भी एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा विभाजन का माहौल चला। जो पूरा कंडीशन शुरू हुआ, मुसलमानों के तुष्टीकरण से पहले विभाजन करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों के बाद फिर मुस्लिम लीग ने उसको आगे बढ़ाया, फिर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और कैसे फिर कैबिनेट मिशन ने पहले डिवाइड करने की कोशिश की और बाद में जब माउंटबेटन योजना आई तो माउंटबेटन योजना ने फिर उसको पूरी तरह से डिवीजन कर दिया। ये सारी चीजें भी हमने देखी हैं अलग अलग। इसका ये हमने विभाजन के कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारण में ये चीजें देखी हैं। ठीक है, और बाद में ये जो शुरू हुआ पूरा मामला वो यहां से शुरू हुआ था और लास्ट में फिर खत्म होता है कहां पर जाकर, लास्ट में फिर जो माउंटबेटन प्लान है, माउंटबेटन प्लान जो आया 3 जून 1947 को, इसने 2 राष्ट्र बनाने का पूरा रास्ता तैयार किया और ये घोषित कर दिया कि अब भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे। और सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक बाउंड्री कमेटी बनी जिन्होंने दोनों राज्यों को विभाजित किया। और पहले शुरू में जो विभाजन हुआ इस तरह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। जो बांग्लादेश का इलाका है वो पूर्वी पाकिस्तान था, जो ऊपर इलाका है आज का पाकिस्तान वो पश्चिमी पाकिस्तान था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला इलाका है वहां पर विद्रोह फैल गया, मुक्ति वाहिनी सेना चलने लगी कि हम अलग देश बनेंगे, हम पाकिस्तान के उर्दू को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, सेना को थोपा जा रहा है। तो वहां पर क्या हुआ, एक तरह का विद्रोह शामिल हो गया जिसमें भारत में भी साथ दिया और पाकिस्तान की सेना को हरा के बांग्लादेश को अलग राज्य बना दिया और अब केवल जो पश्चिमी पाकिस्तान है वही एक पाकिस्तान रह गया है जो असल में पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की कंडीशन है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। विभाजन का जो पूरा प्रोसेस था, जो इसके पीछे होने वाले एफर्ट थे, जो इसके पीछे होने वाले कारण हैं और जो इससे आउटकम निकल कर आया, ये सारी चीजें हमने बहुत विस्तार से देखी हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इसके रीजंस रहे और आगे क्या होना था, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो इस पर आप जरूर इसको रिवीजन करिए, इसके बारे में जो फीडबैक चाहिए उसको जरूर बताइए और आगे आने वाली क्लासेस में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और नए चैप्टर्स भी हम जरूर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स, magnetbrains.com जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वेबसाइट पे जाकर आप सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से सेलेक्ट करने के बाद आप अगले पेज पर आप इतिहास या राजनीति विज्ञान कोई भी सेलेक्ट करके कोई भी चैप्टर बिल्कुल निःशुल्क आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं और बाकी और सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं, जहां पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस मिलेगा। सभी चैप्टर्स का एक तरह से कह सकते हैं कि समरी आपको मिलेगी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, वन शॉट रिविजन्स, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे मिल जाएंगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लेके आते रहें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। किसी भी स्टेट बोर्ड, किसी भी क्लास के लिए वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, आप निःशुल्क शिक्षा बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के लेते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।